हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको आज पता है मेरी ये पहली महामैराथन क्लास है, टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे, काफ़ी लोगों ने मुझे पर्सनल भी मैसेज किया था, टेलीग्राम पे भी मैसेज आए थे, सर क्यों ना महामैराथन क्लास सर करा दीजिए, जिससे मेरा काफ़ी कुछ कवर हो सका। तो मुझे लगा क्यों ना महामैराथन क्लास करवानी चाहिए। तो मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए महामैराथन क्लास लेके आया हूँ। ये बीएड फर्स्ट ईयर टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी की पहली महामैराथन क्लास है। और ये जो नोट सेट है, इसमें आपको सबसे पहले तो मैंने सिलेबस दिया, वो आप वहाँ से समझ सकेंगे। उसके बाद में नोट्स है, उसके बाद में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक 4 ईयर के इसी नोट्स में मेरे वेरी शॉर्ट जो मैं क्वेश्चन लगातार आए हैं, वे चारों ईयर के इसमें सॉल्व है। उसके बाद में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिए है, ठीक है। तो ये आपको टेलीग्राम से आप ले लीजिएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस क्लास में मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊँगा। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको यूनिट वाइज आपका सिलेबस समझाऊंगा, कहाँ से लॉन्ग में क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आपके शॉर्ट में आते हैं, कौन सा कैसा आता है, वो सारा का सारा पहले आपको मैं सिलेबस समझाऊंगा। उसके बाद में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये जो 2000 आप देख लेंगे 22 का मैंने क्वेश्चन पेपर बनाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। जिस दिन आप पेपर देके आना उस दिन इस पेपर को आप जरूर मैच कीजिएगा, ठीक है। तब देखिएगा कितना पेपर यहाँ से फंस रहा है। ये हुआ। उसके बाद में फिर आपको नोट से हम समझाएंगे। और आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, मैं देख रहा हूँ कमेंट्स भी आए हुए थे कुछ कि सर लॉन्ग आंसर्स कैसे याद करें। देखो, लॉन्ग आप कोई भी याद करो, ठीक है, तो वो आप शॉर्ट ट्रिक से ही याद कर सकते हो। आप खुद का तरीका बनाओ, उससे याद करो, ठीक है। क्योंकि इतना तो है नहीं कि सारा का सारा तुम याद करो, हेडिंग्स तो याद करना पड़ेगा ना, तो वो कैसे याद करोगे वो शॉर्ट। इस मॉडल में जो ये मैं आपको नोट से पढ़ा रहा हूँ, इसमें मैं आपको बताता भी चलूँगा, ठीक है। थोड़ी बहुत टिप्स बिल्कुल बताऊँगा कैसे आपके लॉन्ग एक मतलब एक दो लाइन में समाप्त होंगे, आपके सामने रहेगा। यदि आप आपने पूरी क्लास देखी तो आपको बहुत कुछ मिलेगा सीखने को, ठीक है। क्योंकि हर यूनिट होने के बाद मैं उसकी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊँगा, ठीक है। आप ऐसे कीजिए, आप ऐसा कीजिए, देखना आप तो काफ़ी कुछ समझ में आएगा। ये बात रही ये नोट्स की, ठीक है। अभी काफ़ी लोगों के नोट्स को लेकर भी प्रॉब्लम होगी, डाउट। तो ये नोट्स आपको, इसका कोई प्राइस नहीं है, ठीक है। ये आपको फ्री में दिया जाएगा, ठीक है। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है ग्रुप ज्वाइन करने की, आप उसे ज्वाइन कीजिए। वहाँ से आपको 4 ईयर के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, ठीक है। और आपको EPC फाइल मिलेंगी, असाइनमेंट फाइल मिलेंगी, लेसन प्लान्स मिलेंगे कुछ, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपको वहाँ से मिल जाएगा। हाँ, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने में कोई मतलब परेशानी आ रही, मतलब कभी कभी टेक्निकल इशू हो जाते हैं जिसकी वजह से नहीं हो पाता है, तो आप टेलीग्राम पे जाइएगा, वहाँ से सर्च कीजिएगा राम क्लासेस फॉर बीएड, ठीक है। जैसे ही आप राम क्लासेस फॉर बीएड डालोगे मेरा ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है, या मुझे कमेंट कर देना, ठीक है, तो वहाँ से भी हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते, एक आप बेहतरीन क्लास की स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा बता, जब लड़ाई तुम्हारी तो इसे लड़ेगा कौन, जब लड़ाई तुम्हारी तो इसे लड़ेगा कौन, जब शिक्षक तुम्हें बनना है तो पढ़ेगा कौन। तो चलिए इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं आज की अपनी पहली महामैराथन। चलिए सबसे पहले सिलेबस समझते हैं, कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और किस यूनिट से कैसे लॉन्ग आते हैं, कैसे शॉर्ट आते हैं, वो सारे के सारे पहले सिलेबस समझ लेते हैं। उसके बाद में आपको क्वेश्चंस दिखाएंगे, ठीक है। और फिर आपको अभी लगातार क्लास चलेगी। तो देखो, इसमें जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट में आपका ये शैक्षिक तकनीकी, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये 100% क्वेश्चन आता है लगातार। यहाँ से 2 ही केवल क्वेश्चन बनते हैं। एक तो फर्स्ट यूनिट से ये शिक्षक तकनीकी और उपागम में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को लेकर, ठीक है। और इसमें जो दूसरा अनुदेशन तकनीकी है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है लॉन्ग में, ठीक है। ये 2 आपके लॉन्ग में हो गए। और जो शॉर्ट की बात करें तो ये आप हार्डवेयर देख रहे हैं, सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, ठीक है। ये आपके शॉर्ट में आ जाते हैं, ठीक है। ये हुआ। और इसके बाद में आते हैं यूनिट 2 पे। तो और ये जो इसमें यूनिट 1 में सूचना संप्रेषण, ठीक है। तो ये आपका आता है 4 नंबर में, ठीक है, ICT का। फिर आते हैं यूनिट 2 में। तो यूनिट 2 में शिक्षण की अवस्था, यहाँ से लॉन्ग में आपका क्वेश्चन आता है। और जो इसमें अधिकतर आता है शिक्षण की अवस्थाओं में, तो ये अंतः प्रक्रिया अवस्था, ठीक है। इसमें से अधिकतर आता है लॉन्ग में। शिक्षण की अवस्थाओं का जैसे कह देगा, शिक्षण की अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए, शिक्षण की अंतः प्रक्रिया अवस्था का वर्णन कीजिए एक शिक्षक के रूप में। तो ऐसे आपका आ जाता है। शिक्षण के स्तर आपके 4 नंबर में आता है, ठीक है। कभी कभी लॉन्ग में भी आ जाता है स्मृति स्तर, बोध स्तर, और ये 3 होते हैं, ठीक है। और ये आपका हो गया शिक्षण का बोध स्तर, ठीक है, ये शॉर्ट में आता है। जो हो गया। फिर यूनिट 3 में आते हैं। तो यूनिट 3 में देखो, शिक्षण सहायक सामग्री, ये आपका सब दिन लॉन्ग में क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पहला। और ये बाकी मैं अभी दिखा रहा हूँ वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 का मैंने खुद एक पेपर बनाया, ठीक है। जब आप पेपर दे के आना तब इस पेपर को जरूर मैच करना, ठीक है। एडगर डेल ये आपका लॉन्ग में आता है, शॉर्ट में भी आता है, ठीक है। फिर दृश्य श्रव्य उपकरण, यहाँ से आपका ये जो ओवरहेड प्रोजेक्टर है, ठीक है, ये आपका 4 नंबर में आता है, ठीक है। और ये हो गया आपका, ये 2 नंबर में, 4 नंबर में, ये सारे के सारे इसमें चलते रहते हैं। फिर आगे आता है आपका टेली कॉन्फ्रेंसिंग भाषा प्रयोगशाला। जो भाषा प्रयोगशाला ये आपका लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है, ठीक है।
और टेली कॉन्फ्रेंसिंग ये 4 में आता है, 4 में इंटरनेट, इंट्रानेट, ये स्मार्टफोन, ये 4 नंबर में आपके आते हैं, ठीक है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन ये आपका कभी कभी 4 नंबर में आता है और वैसे उसमें भी आ जाता है, ठीक है। ये हुआ। फिर यूनिट 4 आती है आपकी। यूनिट 4 तो इसमें देखो ये यहाँ से आपका लॉन्ग में आता है पहला शिक्षण का। इसका एक जो ये मैंने लिखा हुआ पुलिस, ठीक है, प्लानिंग, देखो पी से होता है प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, और एल से लीडिंग, एल से, और सी से कंट्रोलिंग, नियंत्रण जिससे बोलते हैं, ठीक है। मूल्यांकन भी हो जाएगा, इवोल्यूशन। तो ये है। अभी आपको ये सारी की सारी इसमें मैं ट्रिक्स बताऊँगा कैसे आपको उपयोग करने, बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ, ठीक है, अभिप्रेरण, ठीक है। यहाँ से आपका शॉर्ट में आता है, बाकी आप देखेंगे सारा का सारा आप समझ लेंगे। शिक्षण व्यू रहती है, यहाँ से लॉन्ग में आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो गया आपका शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण ये बहुत है, पेडालॉजी में भी आता है, इसमें भी आता है, ठीक है। शिक्षण कौशल पेडालॉजी में भी आते हैं, इसमें भी आते हैं आपके, ठीक है। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में चलते हैं। यहाँ पे आ गया उद्दीपन परिवर्तन व्याख्या श्यामपट, ठीक है। ये देखो श्यामपट वाला, ये लॉन्ग में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। भूमिका निर्वाहन, ठीक है, ये आपका सारा हो गया। अभी मैं क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ, वहाँ से आपको काफ़ी समझ में आएगा, ठीक है। टी समूह परीक्षण ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में चलता है। फिर क्रियात्मक अनुसंधान ये भी आपका चलता है। यूनिट 6 के शिक्षक का व्यवसाय, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्यवसाय और शिक्षक मूल्यांकन, ठीक है, ये आपका लॉन्ग में आता है। और बाकी ये जो शिक्षक जवाब दे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में आपका चलता रहता है क्वेश्चन, ठीक है। शिक्षक है तो आचार संहिता ये हो गया, ये सारे के सारे आपके 4 नंबर में आते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये देख रहे हैं आप क्वेश्चन पेपर 2022, ठीक है। इसे समझिएगा, बहुत ही मतलब अच्छे से पेपर बना हुआ है, ये समझ लो। यहाँ से आपका 80, 85, 90% हम कह सकते हैं पेपर फंस जाते। जिस दिन आप पेपर देके आना उस दिन इस पेपर को आप जरूर मैच कीजिएगा। देखो तो स्टार्ट करते हैं। और ये सारे के सारे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, जैसा कि भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब इसमें देखो 3 प्रश्न दिए गए हैं प्रत्येक, ठीक है। लेकिन आपको ये मैंने पेपर बनाया, लेकिन आपको सारा का सारा ये पेपर पूरा तैयार करना है, ठीक है। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। देखो शैक्षिक तकनीकी या शिक्षण तकनीकी क्या है, ये आपका यूनिट 1 से ही आया हुआ क्वेश्चन। शैक्षिक तकनीकी या शिक्षण तकनीकी क्या है, शैक्षिक तकनीकी के महत्व एवं उपयोगिता का वर्णन करते हुए हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर उपागम आयाम को भी बताइए, ठीक है, या कठोर उपागम जिसे बोलते हैं, और जो कोमल उपागम ये हो गया। दूसरा आता है अनुदेशन तकनीकी क्या है, शैक्षिक या अनुदेशन, ठीक है। या आप मॉडल से पढ़ रहे हो, मॉडल में टिक लगा लेना, ठीक है। ये जो मैं बताते चलो ये सारे के सारे लगा लो। और बाकी ये नोट्स तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ना कोई चार्ज है ना कुछ है। ये हो गया आपका। अब देखो उद्दीपक परिवर्तन ओम श्यामपट लेखन, ठीक है, ये आपका अथवा में मैंने रखा। यूनिट 5 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत आता है। अभिक्रमित अनुदेशन 100% ये क्वेश्चन आएगा। अभिक्रमित अनुदेशन से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों, सिद्धांतों तथा आवश्यकताओं का उल्लेख करते हुए रेखीय एवं साखी। आपके सिलेबस में वैसे 4 होते हैं, ठीक है। आपके सिलेबस में कितने 2 है, 2 के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी ये मैं सारे के सारे ऐसी ट्रिक्स से बताऊँगा आपको, याद मैं क्या बताऊँ, मतलब एक बार में ही सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। ऐसी ट्रिक्स बताऊँगा, आप देखना, ठीक है। कुछ तो मैं ऐसे ही मतलब समझाते चलूँगा, ठीक है, क्योंकि मैंने भी ये जो नोट्स लिखा बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा, ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में, आप खुद ही पढ़ के समझ सकते हो, इतना कुछ हार्ड नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कुछ टिप्स आपको बताऊंगा जो आपको मतलब यूज करने, जिससे आप जल्दी जो है सीख सकते हो। शिक्षण सहायक सामग्री मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी मैंने बताया था, यूनिट 3 से यहाँ से लगातार क्वेश्चन आता है, ये हो गया आपका। शिक्षक मूल्यांकन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आपका क्वेश्चन है। आप क्या समझते हैं शिक्षक निसाधन मूल्यांकन, ठीक है, ये एक ही सेम ही बात रहती है, ठीक है। तो ये हो गया शिक्षण अधिगम प्रबंधन, ठीक है, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार क्वेश्चन आ रहा है। ये हो गया आपका पूरा नियोजन और संगठन व्यवस्था, ठीक है। प्लानिंग अभी मैंने इसमें आपको बताया था, पुलिस यहाँ पे पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, एल से लीडिंग, सी से कंट्रोलिंग, ठीक है। जैसे इवोल्यूशन भी होता है, लेकिन यहाँ पे सी को एक ही आप समझिएगा, कंट्रोलिंग इवोल्यूशन, ठीक है। ये हो गया। फिर सेक्शन बी में जो आपके मतलब 8 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से आपको केवल 4 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो मैं लाया हूँ आपके सामने, ये देखो क्वेश्चन हैं। शिक्षण के स्तरों से आप क्या समझते हैं, शिक्षण का बोध स्तर अभी मैंने वहाँ पे भी बताया था। ये हुआ एडगर डेल, ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आपका आता है। क्लास जबरदस्त चलेगी, पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा, ठीक है। भाषा प्रयोगशाला, इंटरनेट और इंटरनेट, ये हो गया आपका ब्लूम्स के, ठीक है, BM ब्लूम्स के ज्ञानात्मक पक्ष के वर्गों को लिखिए, ये आपका, ठीक है। इसका मैंने बहुत अच्छे से समझाया, एक वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर यहाँ इसमें नहीं करवाया तो आप उसे समझिएगा, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से मैंने करवाया है, ठीक है। आप एक बार पढ़िएगा, एक बार में ही आपका क्लियर हो जाएगा। निबंधात्मक परीक्षा एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षा, ठीक है, ये आपका ज़्यादा आता है। सूक्ष्म शिक्षण अभी मैंने बताया था, माइक्रो टीचिंग मैंने अलग से पढ़ाया, वहाँ से आपका ये सीटेट कहीं भी आपका इसका पीछा छूटने वाला नहीं है, ठीक है, ये मोस्ट है। और शिक्षण की प्रतिबद्धता, ये हो गया अध्यापक की व्रत आचार संहिता और प्रस्तावना प्रश्न, ठीक है, ये इसमें से आपको ये करने हैं। 10 हो गए, 8 आपको कोई, 4 भी आपको कोई भी करने हैं, 8 सेट है। ये हो गया। फिर 3 अवस्थाएं, ठीक है, इसकी ये देखो कौन सा आदि लघु उत्तरी, ये आपका लॉन्ग में मैंने अभी बताया था। और वेरी शॉर्ट में देखो कैसे आया, वेरी शॉर्ट में आता है शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती हैं, पूर्व तत्परता अवस्था, ठीक है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स, अभी सारे के सारे मैं आपको ये सॉल्यूशन इनका सारे का सारा ये मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है, इसमें। और सारे के सारे आपको नोट्स मिल जाएगा ये, ठीक है। ये हुआ। फिर शिक्षण की अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए, ये आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में मैंने दिए जो वहाँ पे नहीं करवाया, अगर आप मतलब टाइम बचता है तो आप इन्हें भी तैयार कर लेना, ठीक है।
शिक्षण की व्यू रचनाओं, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भूमिका निर्वाह तथा मस्तिष्क उद्वेलन, ये हो गया। खोज एवं योजना शिक्षण, अभी मैंने बताया था। क्रियात्मक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं, ये बहुत क्वेश्चन आता है क्रियात्मक, 4 नंबर में ही आता है आपका। ये हो गया। फिर सेक्शन भी शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन स्मार्ट कक्षा पर, ठीक है, ये आपका टिप्पणी लिख दिया। इसमें अनुशीलन प्रश्न, प्रस्तावना प्रश्न, कौशल, ये जितने आप देख रहे हैं ये तो सारे के सारे पेडालॉजी में भी आपके मिलते हैं। यहाँ से आप पढ़े, इसमें पढ़े या उसमें पढ़े, पेडालॉजी में बहुत आपका मिल जाता है, लगभग 40% तो मान ही लो। ईमेल, OER, मुक्त शैक्षिक, OHP, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण, पुनर्बलन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो देखो इसमें मैंने क्वेश्चन भी दिया और इसके मैंने आंसर भी आपको समझाते हुए चलूँगा, ठीक है। कुछ तो ऐसे हैं जो सिंपल हैं, जो याद करने, क्योंकि परिभाषा तो आपको याद ही करनी पड़ेगी। यहाँ पर समझाने वाला वो मैं सारा का सारा आपको समझाते चलूँगा, ठीक है। क्लास ज़बरदस्त चलेगी, अच्छे से आपको समझ में आएगी, बहुत सी चीज़ें आपकी जो है कंसेप्ट क्लियर होगा यहाँ से, ठीक है। ये हुआ शैक्षिक तकनीकी या शिक्षण तकनीकी क्या है, शैक्षिक तकनीकी के महत्व एवं उपयोगिता का वर्णन करते हुए, ठीक है। हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर रूपांगम, ये मैंने अभी बताया था। अनुदेशन तकनीकी, अब चलो इससे शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले हमें शिक्षा की परिभाषा इसमें लिखने हैं। तो शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है। शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु में आप प्रत्यय लगाने से बना है, जिसका अर्थ क्या है, सीखना और सिखाना। शिक्षा प्लस बराबर शिक्षा, जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना, ठीक। अतः शिक्षा का अर्थ सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है। क्या है, ये एक सीखने और सिखाने की प्रोसेस है, प्रक्रिया है। शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किसके, एजुकेटम शब्द से हुए। एजुकेटम शब्द अंग्रेजी भाषा के 2 शब्दों से लिया गया, पहला एजुकेट तथा दूसरा एजुसियर। तो एजुकेट मीन्स होता है टू ब्रिंग अप, टू एजुकेट मतलब आगे बढ़ाना। एजुसियर मीन्स होता है टू लीड आउट, मतलब बाह्य पथ प्रदर्शन। तो इस प्रकार सरल शब्दों में कहा जा सकता है शिक्षा का अर्थ है प्रशिक्षण, संवर्धन और प्रदर्शन का कार्य। ये वो अब परिभाषा तो सब लोगों ने अलग अलग दिए। आप कम से कम कोई भी जब आप आंसर लिखे तो आप उसकी कम से कम 2 परिभाषा लिखे, ठीक है। उसमें 2 परिभाषा तो कंपलसरी। और दूसरी बात, इसको लिखते समय आप जैसे ये इन्वर्टेड कामा हो गया, ठीक, इनका आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। कामा हो गया, इन्वर्टेड कामा हो गया, यहाँ पे पूर्ण, ये शुरुआत में आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। ये आपका बहुत प्रभाव उस पर पड़ता है। स्पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा बालक की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समन्वित हुआ क्या, प्रगतिशील विकास है, ठीक है। इन्होंने इस परिभाषा को इस प्रकार परिभाषित किया। फिर टैगोर ने इसी को बोला है उच्चतम शिक्षा वह है जो हमारे जीवन के सभी अस्तित्वों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाती है। ये हुई। अब आते हैं तकनीकी की बात, ठीक है। तो तकनीकी को पहले इसे समझाते हैं, तकनीकी क्या होती है। तकनीकी, तो तकनीकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से टेक्निकी से हुई है, जिसका अर्थ है कला या दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करने की विधियाँ। तकनीकी का आधार क्या है, विज्ञान है। तकनीकी ना तो केवल मशीन मात्र ही है और ना ही केवल मनुष्य प्राणी, बल्कि क्या है, या तकनीकी तो इन सबका साधन और सार है। अतः तकनीकी का अर्थ विज्ञान। देखो अभी सारा का सारा मैं आपको समझाऊंगा भी, ठीक है। अब देखो इसमें तो आते हैं इसकी परिभाषा पर। तो इसकी परिभाषा क्या है, तकनीकी विज्ञान का कला में प्रयोग है। तकनीकी क्या है, तकनीकी एक विज्ञान का जो है कला में प्रयोग है। जिसके अनुसार इन्होंने इस परिभाषा को इस प्रकार परिभाषित, जयकोटा ब्लूमर ने, इन्होंने बोला तकनीकी व्यवहारिक जीवन में वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग है। क्या है, तकनीकी जो व्यवहारिक जीवन में वैज्ञानिक सिद्धांत उनका एक उपयोग ही क्या है, तकनीकी है। ये हो गया इसका अर्थ, ठीक है। शिक्षा तकनीकी शिक्षा की वर्तमान प्रक्रिया को उन्नत करने का क्रमबद्ध प्रयास है। क्या है, शिक्षा तकनीकी जो शिक्षा की वर्तमान प्रक्रिया है उनको उन्नत करने का एक क्रमबद्ध प्रयास है। इसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्य, मतलब किस उद्देश्य से हम शिक्षा दे रहे हैं, पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, उसकी विधि कौन कौन सी होनी चाहिए, उसके लिए सहायक सामग्री कौन कौन सी होता है, उसका फिर उसके बाद में मूल्यांकन करना, ठीक है। फिर निर्देशन आता है, फिर आज को उसके द्वारा क्या विकसित एवं उन्नत किया जाता है। किसके द्वारा, शैक्षिक तकनीकी के द्वारा या शिक्षा तकनीकी के द्वारा। इसके द्वारा शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जाता है, ठीक है। जिससे क्या आता है, जिससे मतलब काफ़ी बच्चों को बहुत कुछ सीखने को जल्दी से मिलता है। तथा विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों, युक्तियों आदि का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। देखो शिक्षण युक्तियाँ होता है, शिक्षण विधियाँ ये अलग अलग होती है। जैसे माइक्रो टीचिंग ये आपकी इसमें आ जाएंगी युक्तियों में वगैरह, ठीक है। और किस तरह से कैसे किस विधि से पढ़ाएं वो इसमें आ जाएगा। दूसरे शब्दों में यदि हम बात करें तो शिक्षा तकनीकी का अर्थ शिक्षक की क्रियाओं का विस्तार करना। इसके मुख्य साधन, तो इसके मुख्य साधन कौन कौन से, रेडियो हो गया आपका, टेलीविज़न हो गया, ठीक है, अभिक्रमित अनुदेशन हो गया, जैसे प्रोग्रामेटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सूक्ष्म शिक्षण हो गया, माइक्रो टीचिंग, अनुकरणीय शिक्षण हो गया, ठीक है, जो शिक्षक की क्रियाओं को बढ़ाते हैं तथा शिक्षण संबंधी समस्याओं को वैज्ञानिक ढंग से हल करते हैं। ये है। अब इसकी देखो परिभाषा देखते हैं। तो इसकी परिभाषा जो अकॉर्डिंग टू जियो लेथ, ठीक है, तो इन्होंने जो परिभाषा दी उसमें बताया है शिक्षा तकनीकी का अभिप्राय शिक्षण एवं अधिगम तथा अधिगम की परिस्थितियों में शिक्षण, ठीक है, एवं अधिगम तथा अधिगम की परिस्थितियों में वैज्ञानिक ज्ञान का सुव्यवस्थित अनुप्रयोग है, जिसके द्वारा शिक्षण एवं प्रशिक्षण की कार्यक्षमता, जो मतलब सीखने और सिखाने की एक प्रकार से बोलें तो उसकी कार्यक्षमता में सुधार किया जाता है। फिर रोबोट ए कॉक्स के अनुसार तो इन्होंने जो परिभाषा दी है इसमें बताया मानव की सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रयोग का क्या बोलते हैं, शैक्षिक तकनीकी बोलते हैं। मानव की जो सीखने की परिस्थितियाँ हैं उनमें जो वैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रयोग हैं, उपयोग वगैरह, तो उनको जो उसी को शैक्षिक तकनीकी बोलते हैं। इन्होंने ऐसा बोला है।
अब देखो ये एक डायग्राम है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक प्रकार से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक तो देखो, हाँ, टीचर होता है, एक कैरिकुलम होता है, एक स्टूडेंट होता है। ये जब आप फिलोसफी पढ़ते हैं तो उसमें भी एक क्वेश्चन आता है, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, वो 4 नंबर में आपका आता पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, वरना मैं करवाऊंगा तो आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वहाँ किसने दी थी, तो जॉन डीवी ने ऐसा बोला था, उसके समर्थक भी थे जैसे विवेकानंद हो गए, महात्मा, मतलब और भी लोग थे, वो वहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपको ऐसे छोटा सा एक डायग्राम बना लेना है, ठीक है। तो उसमें लिख देना टीचर, कैरिकुलम, स्टूडेंट, ये छोटा सा हो गया। फिर शैक्षिक तकनीकी की विशेषताएं या प्रकृति, ठीक है। इसमें जितनी ये हेडिंग्स पढ़ रही हैं आपको काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है, जैसे मीनिंग हो गया, फिर डिफिनीशन हो गया, फिर इसकी प्रकृति में विशेषताएं हो गया, अर्थ वगैरह, और भी अभी काफ़ी हेडिंग्स पढ़ेंगी, वो सारी की सारी अभी मैं आपको अभी बताऊंगा वो कितनी हेडिंग्स आप मतलब बना सकते हो। आप खुद ही बहुत से ज़्यादा हेडिंग्स बना सकते हो उसमें, ठीक है। और अभी मैं आपको तरीके बताऊँगा उसके। शैक्षिक तकनीकी का आधार क्या है, जो शैक्षिक तकनीकी इसका आधार इन्होंने विज्ञान बताया है, या निरंतर क्या विकासशील एक प्रक्रिया है, ठीक है। शैक्षिक तकनीकी शिक्षा शास्त्र का ही एक अंग है या स्वतंत्र विषय नहीं है, ये हो गया आपका। फिर शैक्षिक तकनीकी शिक्षा के प्रसार में क्या करती है, सहायता करती है। देखो बहुत ही सिंपल भाषा में लिखिए, आप खुद ही इसे समझ सकते हो। शैक्षिक तकनीकी के व्यवहारिक ये हो गया आपको, ठीक है। आपका ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा, ठीक है। ये नहीं कि सारा का सारा आप देख रहे हैं, ठीक है। शैक्षिक तकनीकी का महत्व, ठीक है। इसके महत्व में कैसे हेडिंग्स, देखो कोई भी आप कितनी भी डालने विशेषताएं, महत्व कुछ भी आप डायग्राम बना के जितनी हेडिंग्स आपके मतलब पढ़ सकें, जितना कर सको उतना डायग्राम बना के फट से जल्दी करना वहाँ पे, ठीक है। तो शैक्षिक तकनीकी का महत्व इसमें सबसे पहले दृश्य श्रव्य साधनों का विकास, मतलब दृश्य श्रव्य साधन आपको पता है कौन कौन से हो गए, रेडियो हो गए, टेलीविजन हो गए, ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। सर्वांगीण सुधार में सहायता, ये बहुत सिंपल मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। आप खुद ही पढ़ के समझ सकते हो और लिख सकते हो। इसका पाठ्यक्रम मतलब कैरिकुलम, उसका विकास के बारे में उसमें शैक्षिक तकनीकी शिक्षकों एवं छात्रों के व्यक्तिगत अवस्थाओं इंडिविजुअल आप समझ सकते हो। अध्यापक में सुधार, शैक्षिक अनुसंधान जो है, टेक्निकल रिसर्च, ये सारे के समुदाय की हो सकता है। इसमें आप 2-2 लाइन लिख सकते हो। 2-2 लाइन भी आपने लिखा तो 2-2 4 2 6 7 हेडिंग, मतलब काफ़ी आपका 1-1.5 पेज तो इसी में हो जाएगा। 1.5 क्या 2 1 में बना दिया, इसी में काफ़ी आपका चला जाएगा, ठीक है। 2-2 लाइन भी लिख दिया इनका ऐसी हेडिंग डाल के, ठीक है, तो भी आपका काफ़ी कुछ हो जाएगा। शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्य, तो शैक्षिक तकनीकी के अब देखो उद्देश्यों की बात करते हैं। तो इसके उद्देश्य कौन कौन से, शैक्षिक तकनीक का उद्देश्य विद्यार्थियों के साथ साथ समाज की शैक्षिक आवश्यकता, जो विद्यार्थी हैं, ये कोई जो नहीं कि विद्यार्थियों के साथ साथ जो शैक्षिक आवश्यकता उनको भी, समाज में जो शैक्षिक अवस्था उनको भी, उनकी भी पहचान करना। शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करना, शिक्षा के किसी उद्देश्य से मतलब होनी चाहिए उसको भी निर्धारण करना चाहिए पहले से। उपयुक्त पाठ्यक्रम का विकसित करना, जो पाठ्यक्रम हो वो कैसा होना चाहिए, बच्चे कौन सा, वो सारा का सारा शिक्षण संबंधित जो है उचित रणनीति बनाता। हाँ, शिक्षण संबंधी उचित रणनीति बनाना, ये हो गया आपका। मानव संसाधन एवं गैर मानव संसाधन की पहचान करना, जो हो गया शिक्षण के जो ये सिंपल पॉइंट में, शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था का प्रबंधन करना, विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना, ठीक है, मूल्यांकन करना। मूल्यांकन और एक होता है मापन, ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा वहाँ अच्छे से बताऊंगा क्या होता है मापन, क्या होता है मूल्यांकन, ठीक है। दोनों एक, ये बहुत बड़ा रूप है और वो एक छोटा समझ लो आप। ये हो गया शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना, जो मतलब शिक्षण टीचिंग की जो अधिगम मतलब सीखने सिखाने की प्रक्रिया, उसमें क्या सुधार लाना। ये हो गया आपका शैक्षिक तकनीकी का क्षेत्र, ठीक है। तो इसका स्कोप की बात करते हैं, तो इसके जो क्षेत्र में देखो, अधिगम व्यवस्था की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, जो अधिगम मतलब सीखने की जो व्यवस्था है, ठीक है, उसकी जो प्रभावशीलता उसका क्या मूल्यांकन करना, एक प्रकार से जांच करना जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका विषय वस्तु, ठीक है, कंटेंट होता है उसकी जो खोज करना, ठीक है। फिर अधिगम वातावरण का नियोजन करना, ठीक है, मतलब सीखने का जो वातावरण है उसका नियोजन करना। फिर अधिगम के लक्ष्य, मतलब जो सीखने के लक्ष्य हैं उनके उद्देश्य उन्हें चिन्हित करना, उनके बारे में भविष्य में प्रभावशीलता, कहाँ भविष्य में प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए। तो ये सारे के सारे इसके क्षेत्र में आ जाएंगे भविष्य में, ठीक है। फिर स्कोप में आप समझ सकते हो। शैक्षिक तकनीक के उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो शैक्षिक तकनीक को प्रयोग कर, देखो कुछ मैं कॉमन अभी आपको बता रहा हूँ, आपको टिप्स बता रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल चलो मैं आपको बता ही देता हूँ जो सब जगह काम आ जाएंगे। जब आपको ना आए तो कारक और कभी कभी जो मतलब उद्देश्य वगैरह, तो वहाँ भी आपके काम आ जाए। देखो PCSE में PCSE, एक मिनट, PCSE में आध्यात्मिक विकास, ठीक है। आध्यात्मिक है जैसे आपको पता है मनोवैज्ञानिक विकास को बोलते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे लिखिएगा, तो PCSE, एक मिनट थोड़ा टाइम ले रहे हैं, आपको समझा देता हूँ। ये यहाँ पे मैंने लिखा है, आप यहाँ पे देखो PCSE में आध्यात्मिक विकास या मनोवैज्ञानिक, तो P से आपका हो जाएगा फिजिकल या शारीरिक जिसे बोलते हैं, ठीक है। एक मिनट, हाँ, तो ये हुआ। C से आपका कल्चरल या सांस्कृतिक हो जाएगा। इससे आपका सोशल, ठीक है, सामाजिक हो जाएगा। इससे आपका जो है हाँ इकोनॉमिक या जिसे आर्थिक बोलते हैं वो हो जाएगा, ठीक है। आध्यात्मिक बात मतलब आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक, ये सारे के सारे आपके इसमें आ जाएंगे और इसके बारे में आप तो लिख ही सकते हो। ये हो गया आपका। और फिर शैक्षिक तकनीक के उपागम या प्रकार, एक मिनट, ठीक है। अब ये आते हैं
अभी ये हेडिंग्स मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको कितनी हेडिंग्स डालनी है, ये सारी की सारी ट्रिक्स होती हैं, ठीक है। कितनी जल्दी वहाँ करते हो वो आप पे भी डिपेंड करता है। शैक्षिक तकनीक के उपागम या प्रायाम, ठीक है। तो आयाम इसके 3 जो शैक्षिक तकनीकी के 3 आयाम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रणाली उपागम। क्या बहुत सिंपल आपको याद होगा ये चीज़ ऐसे, मतलब हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम अप्रोच, ये 3 होते हैं। और जो इसमें हार्डवेयर होता है बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने लिखा है, बस अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो आप पूरी जरूर देखिएगा, उसके बाद नोट से पढ़िएगा, क्योंकि ये जब मैंने लिखा है तो समझाने में आपको काफ़ी मतलब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद पढ़ोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये देखो हार्डवेयर उपागम या मशीन उपागम, ठीक है। हार्डवेयर में इसका प्रारंभ क्या, देखो इसमें कौन कौन से हार्डवेयर में पहली बात ध्यान रखना कौन आएगा? देखना और सुनना। जिन चीज़ों को हम देख और सुन सकते हैं वो सारे के सारे आपके हार्डवेयर में आ जाएंगे, ठीक है। और मशीनों का जो प्रयोग किया जाता है वो इसी में आ जाएगा, हार्डवेयर में, ठीक है। तो इसका प्रारंभ फिजिकल साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी में हुआ था। धीरे धीरे इसका प्रयोग शिक्षण प्रक्रिया में, ठीक है, जो टीचिंग प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस, उसमें होने लगा। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह है कि कम से कम समय में, ठीक है, जितना कम हो सके उससे कम से कम समय में, कम से कम खर्च में और अधिक से अधिक छात्रों को प्रभावशाली ढंग से शिक्षित किया जा सके। मतलब छात्रों को कम से कम समय में, कम से कम खर्च में, अधिक से अधिक छात्रों को प्रभावशाली ढंग से शिक्षित किया जा सके, उन्हें किया जा सके, योग्यता के शिक्षण के उद्देश्यों को अधिक से अधिक प्राप्त किया जा सके। और उसमें टेक्नोलॉजी एड्स का विशेष महत्व है। टेक्नोलॉजी एड्स आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें जो एड्स, ठीक है, ये हो गया। हार्डवेयर अप्रोचेज के अंतर्गत निम्न उपकरण आते हैं। वो कौन कौन से उपकरण? जैसे रेडियो हो गया आपका, टेप रिकॉर्डर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, सीसीटीवी हो गया आपका, कंप्यूटर हो गया, टेलीविजन हो गया, ग्रामोफोन हो गया। ये सारे के सारे आपको आपके हार्डवेयर में आएंगे। अभी जैसे मैंने बताया था, जिसे आप देख सकते हो सुन सकते हो वो आएंगे। तो रेडियो को भी आप देख सकते हो, सुन सकते हो, टेप रिकॉर्डर, ये सारे के सारे को, प्रोजेक्टर हो गया, सीसीटीवी, कंप्यूटर भी देख सकते हो, सुन सकते हो। फिर आगे आता है सिल्वरमैन। इस तकनीक को सापेक्षिक शैक्षिक तकनीकी की संज्ञा दी। इसकी विशेषता इसे मशीन उपागम के नाम से भी जाना जाता है, या एक कठोर तकनीकी है। कैसी है? कठोर तकनीकी या उपागम दूरवर्ती शिक्षा में उपयोगी है। जो क्या इसका मुख्य आधार क्या है? इसका मुख्य आधार जो है वो भौतिक विज्ञान है। कठोर शिल्प उपागम ने अध्यापक शिक्षण के सभी की दूरी को कम किया है। शिक्षण अधिगम को रुचिकर बनाने में सहायक, ठीक है। जो शिक्षण जो अधिगम है सीखने की, उसको रुचिकर बनाने में भी सहायक होते हैं। मूल अनुभव के प्रदान करने में। ये आपके सिंपल हैं। आपको मैं कम से कम समय में ज़्यादा बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी महामैराथन क्लास है तो आपको पता है काफ़ी लेंथी हो जाएगी। सॉफ्टवेयर उपागम सॉफ्टवेयर में आते हैं, जिसे हम केवल देखना, जिसे हम केवल देख सकते हैं, वो सारे के सारे आपके किस में आएंगे? सॉफ्टवेयर में आएंगे, ठीक है। देखो अब इसको क्या है, इसको अनुदेशन तक, सॉरी एक मिनट, हाँ, तो इसको देखो अनुदेशन तकनीक हो गया आपका शिक्षण, हाँ, इसमें आपका अनुदेशन तकनीक हो गया, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, शिक्षण तकनीक हो गया, व्यवहार तकनीक हो गया। तो इसे इनका नामों से भी जाना जाता है। फिर सिल्वरमैन ने इस तकनीकी को क्या है? रचनात्मक शैक्षिक तकनीकी कहा। मृदुल शिल्प उपागम, ठीक है, का तात्पर्य क्या है? मृदुल शिल्प इसी को बोलते हैं, ठीक है। हार्डवेयर या मृदुल मैंने लिखा भी है। शिक्षण तथा अधिगम के सिद्धांतों का उपयोग करना है। शिक्षण तकनीकी प्रथम में मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जबकि शैक्षिक तकनीकी द्वितीय में शिक्षक और सीखने के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों, ठीक है। किन किन सिद्धांतों के द्वारा हम कैसे सीख सकते हैं, वो सारे के सारे आपके इसमें आएंगे। और उसमें क्या मशीन हो गया, अभी मैंने बताया देखना सुना, वो आपके उसमें आ जाते हैं। जैसे लैपटॉप हो गया आपका, ठीक है, कंप्यूटर हो गया और रेडियो हो गया, ये सारे के सारे आपके उसमें, जिसमें छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन किया जा सके। इसमें शिक्षक द्वारा विभिन्न प्रकार की विधियों, प्रविधियों एवं नीतियों का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि मृदुल शिल्प उपागम, इसमें देखो आपका क्या होगा, जिसको मैंने अभी बताया था केवल देख सकते हो, बोलेंगे नहीं, जिन्हें आप सुन भी नहीं सकते। तो क्या होगा? देख सकते हैं, चाक के केवल देख सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं। आरेख हो गया, जैसे बुलेटिन बोर्ड हो गया आपका, ग्राफ मानचित्र हो गया, वास्तविक प्रधान चित्र, तो ये सारे के सारे आपके इसमें आ जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ठीक है, अब इसकी विशेषताएं पढ़ रहे हैं। विशेषताएं में क्या, इसके शैक्षिक तकनीकी द्वितीय भी कहते हैं, इसे अनुदेशन तकनीकी, ठीक है। अभी मैंने बताया था वहाँ पे अनुदेशन हो गया, व्यवहार हो गया, कई नामों से जाना जाता है ना। तो ये हो गया अनुदेशन, या एक कोमल तकनीकी है, ठीक है। कोमल तकनीकी या उपागम शिक्षण सिद्धांतों के विकास में या उपागम शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी सहायक है। इस उपयोग का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? BF स्किनर, ठीक है, याद रखिएगा, BF स्किनर ने किया था। BF स्किनर का कभी कभी पूरा नाम आता है, तो आपको पता होना चाहिए BF स्किनर का पूरा नाम क्या है? बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, ये हो गया। प्रणाली उपागम अब आता है, तो प्रणाली उपागम सिस्टम अप्रोच जिसे बोलते हैं, इसका मैंने अभी आपको तरीका बताया था ना। अगर आप आपने नहीं पढ़ा, अगर आप किसी कारणवश भूल रहे हो तो आप याद रखिएगा HSA, ठीक है, हार्डवेयर, सॉरी, एच से हार्डवेयर हो गया, एच से सॉफ्टवेयर हो गया, और ऐसे इससे आपका जो सिस्टम अप्रोच मतलब जो है आपका ये प्रणाली उपागम हो जाएगा HSA से। अबे BIT यहाँ पढ़ोगे, ठीक है, BIT, ठीक है, वो आपको मैं आपको तरीके बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद में पूरे जो यूनिट का है उसकी आपको ट्रिक बताऊंगा, सारी की सारी यूनिट आपकी समाप्त हो जाएगी, बस आप देखते रहिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, ये आपका हो गया प्रणाली उपागम। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। शैक्षिक प्रशासन एवं ये आपका हो जाएगा। निम्नलिखित चरण होते हैं, स्थितियों का विश्लेषण, विकल्प तैयार करना, ये सारा का सारा आपका आ जाएगा। कभी कभी आपके 4 नंबर में आता है कठोर उपागम, मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर आपसे पूछता है। तो इसमें बहुत ही सिंपल है, और चलो कर लेते हैं थोड़ा बहुत।
हार्डवेयर तकनीकी का तात्पर्य शिक्षण एवं सीखने के मशीनों में प्रयोग से है। अभी मैंने बताया था इसमें क्या आता है, हार्डवेयर में आता है देखना और सुनना, ठीक है, जिसको आप देख सकते हो सुन सकते हो, जबकि सॉफ्टवेयर में क्या आता है, केवल जिसे हम देख सकते हैं, ग्राफ, वो मैंने अभी आपको बताया था। तो ये हो गया सॉफ्टवेयर तकनीक का अर्थ शिक्षण एवं अधिगम के विभिन्न आयामों, सिद्धांतों, विधियों, प्रविधियों के प्रयोग से है। सिल्वर ने इसे क्या रचनात्मक शैक्षिक तकनीकी कहा है, उसे क्या बोलता है, सापेक्षिक शैक्षिक तकनीकी की संज्ञा दी है, ठीक है। इसका मुख्य आधार क्या, भौतिक विज्ञान है, इसका क्या है, मनोविज्ञान है। या शिक्षण को प्रभावी बनाता है, या शिक्षण अधिगम प्रभावशीलता का कार्यक्षमता को सुधारता हो गया। सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर अधूरा है, ठीक है, यहाँ आप क्या हो गया। फिर अगला जो इधर आता है, जबकि हार्डवेयर के बिना क्या सॉफ्टवेयर कार्य करते हैं, इसे तकनीकी प्रथम कहते हैं, या कठोर तकनीकी उपागम है, ठीक है, इसे तकनीकी द्वितीय कहते हैं, या कोमल तकनीकी उपागम है, ये हो गया। या उत्पाद उन्मुख उपागम है, या प्रक्रिया उन्मुख उपागम है, ये हो गया आपका। इसका आविर्भाव भौतिक विज्ञान तथा अभिकरण तकनीकी से हुआ है, इसका जन्म अधिगम अथवा, ठीक है, ये हो गया आपका। शैक्षिक तकनीकी के प्रकार अभी मैंने बताया था, ये आपको कैसे याद रखना। लास्ट यूनिट जब समाप्त होगी तुरंत मैं आपको बताऊंगा आपको कितनी हेडिंग्स यूज करनी है और कैसे आपको ये प्रकार याद करने, कैसे आपको आयाम याद करने, एक ही लाइन में आपको याद होंगे वो सारे के सारे। इसमें भी मैं आपको बताते चलता हूँ थोड़ा बहुत। शैक्षिक तकनीकी के प्रकार, तो शैक्षिक तकनीकी के 3 प्रकार होते हैं। आप याद कैसे रखेंगे, आप BIT, ठीक है, IBT ने आप BIT याद रखिएगा। एक BIT कॉलेज भी है मेरठ में, आपको पता होगा। आप कैसे भी याद रखना, केवल BIT याद रखना, ठीक है। B से आपका बिहेवियर हो जाएगा, और आपका I से हो जाएगा इंस्ट्रक्शनल, और T से आपका मतलब टीचिंग, ठीक है, शिक्षण तकनीकी हो जाएगा, टीचिंग टेक्नोलॉजी। तो ये हो गया, ठीक है। आई होप समझ, BIT, ठीक है, बिहेवियर, इंस्ट्रक्शनल एंड टीचिंग टेक्नोलॉजी। ये आपका अनुदेशन तकनीकी, देखो अब आप इसे सीरियल से लगा लीजिएगा। व्यवहार तकनीकी और शिक्षण तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी। तो अनुदेशन तकनीकी, ठीक है, जिसे अनुदेशनात्मक तकनीकी भी बोलते हैं, सात्मक तकनीकी भी बोलते हैं। तो अनुदेशन तकनीकी से तात्पर्य उन विधियों तथा प्रविधियों की व्यवस्था से होता है जिसकी सहायता से क्या सुनिश्चित अधिगम उद्देश्य हो, मतलब हम जो अधिगम कर रहे हैं सीखने, उसके कौन कौन से उनकी मतलब प्राप्ति की जा सके, ठीक है, वो सारे के सारे आपके अनुदेशन तकनीकी में हो जाएगा। इसके जन्मदाता कौन है, तो इसके जन्मदाता हैं लैम्सडैन, ब्रूनर, आसबेल तथा ग्लेशियर, ठीक है। उद्देश्य इसका क्या, केवल ज्ञानात्मक पक्ष है। आपने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो वीडियो मैंने बताया, अभी इसमें भी पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा तो आपको उसकी, क्योंकि वो मैंने बहुत अच्छे से समझाया एक वीडियो में ना, तो उसकी लिंक नीचे दे दूँगा, वहाँ से देखना। आधार मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक आधार है। स्तर क्या, स्मृति स्तर है, ठीक है। स्मृति स्तर में क्या होता है, 3 स्तर होते हैं, आपको पता है। स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, ठीक है। स्मृति स्तर में रटने पर बल दिया जाता है, और बोध स्तर में क्या समझने पर दिया जाता है, जबकि चिंतन स्तर होता है उसमें तर्क वितर्क उस पर जोर दिया जाता है। शिक्षा का सिद्धांत क्या है, सहायक है, प्रयोग क्या है, स्वयं अध्ययन, प्रत्याचार, उपचारात्मक अध्ययन, ये हो गया। उदाहरण इसका अवगमित अनुदेशन प्रोग्रामेड इंस्ट्रक्शन है, ये हो गया। अनुदेशन तकनीकी हार्डवेयर अप्रोच मशीन, ठीक है। अभी हार्डवेयर में मैंने बताया था ना, देखना प्लस सुनना, ठीक है, वो आता है, तो उस पर ये आधारित है। जैसे विभिन्न प्रकार की दृश्य सामग्री, जैसे आपका टेलीविजन हो गया, आपका रिकॉर्डर हो गया, आपका प्लेयर हो गया, प्रोजेक्टर वगैरह, तो ये सारे के सारे आपके इसमें आ जाएंगे। अब इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताने को भूल गया हूँ, देखो अनुदेशन तकनीकी अभी मैंने बताया था, आप अभी ऊपर मैंने डलवाया, तो वहाँ से जो क्वेश्चन था वो यही आया था। क्वेश्चन लॉन्ग में आता है ना, यहाँ से पूरा बन के आया था, तो लॉन्ग में आपका ये यहाँ से आता है, ठीक है, इसलिए मैंने अच्छे से समझाया भी है और आप समझ सकते हो। क्वेश्चन आता है अनुदेशन तकनीकी क्या है, इसके शैक्षिक तकनीकी एवं अनुदेशन तकनीकी के मध्य अंतर लिखते हुए शिक्षा की तकनीकी की प्रासंगिकता या उपयोगिता का वर्णन कीजिए, ऐसे आपका आता है लॉन्ग में, ठीक है। तो इसे अच्छे से तैयार कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसकी परिभाषा, तो परिभाषा सबसे पहले देखते हैं इनकी मतलब सीगल के अनुसार। सीगल ने क्या बताया, सीगल ने बताया है अनुदेशन तकनीकी शिक्षण की कला में पाठ्यक्रम, ठीक है, अधिगम विधियाँ, ठीक है, किस किस विधियों का अधिगम वो हो गया, प्रविधियाँ हो गया, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करती हैं। ये आपका इन्होंने बोला है क्या है, अनुदेशन तकनीकी शिक्षण की कला में पाठ्यक्रम, अधिगम विधियाँ तथा प्रविधियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करती हैं, ये हो गया सीगल के अनुसार। और तो अब इसमें देखो अनुदेशन तकनीकी की विशेषता या उपयोगिता, तो विशेषता या उपयोगिता में क्या, अनुदेशन का तात्पर्य केवल ज्ञान एवं सूचना प्रदान करना है। इसका क्या है, ज्ञान और सूचना प्रदान करना है, इसलिए इस तकनीकी द्वारा ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती हो गया। अनुदेशन तकनीकी शिक्षण का एक साधन है जो शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है। अनुदेशन तकनीकी क्या है, अनुदेशन तकनीकी शिक्षण का एक साधन है जो शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है। इसमें निर्देशन केवल शिक्षक के स्मृति स्तर पर आधारित होता है। इसमें छात्रों को उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अनुसार सीखने का अवसर प्रदान, ये सारी की सारी आप पढ़ लेंगे, बहुत ही सिंपल मैंने लिखा है, मैं टाइम नहीं आपका बर्बाद करना चाहता हूँ, जो आपको मतलब सारा का सारा पढ़ के चलूँ, आप समझ लोगे बहुत आसान भाषा में, ठीक है। और जहाँ कुछ ना समझे आप कमेंट कीजिए, आप टेलीग्राम पे कोई भी किसी सब्जेक्ट में आपको ये प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो, वहाँ से बता सकते हो, ठीक है। और नीचे बाकी मैंने आपकी शुरुआत में भी जीमेल बताई थी ना, रामाश्रयपालंकुल, आप उस पर भी कमेंट कर सकते हो, रामाश्रयपालंकुल@gmail.com।
अनुदेशन तकनीकी की अवधारणा या मान्यता है। तो इसमें देखो अनुदेशन तकनीकी की अवधारणा या मान्यताओं में क्या होगा, अनुदेशन तकनीक का मूल स्रोत क्या है, मनोविज्ञान। ये मनोविज्ञान पर उस पर बल देते हैं ना। इनकी अवधारणाएं निम्न है। व्यवहार परिवर्तन, पाठ्यवस्तु का प्रस्तुतिकरण, देखो ये सब याद करने की ट्रिक होती है, ठीक है। अभी मैं आप पूरा वीडियो अगर देखेंगे तो आपको सारे के सारे मैं बताऊंगा आपको, जैसे आप कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा प्रदान से ले, ये सारा का सारा करते हो ना, तो वैसे ही आपको इसमें ये सारे के सारे याद हो जाएंगे। अभी दिखाऊंगा आपको। पाठ्यवस्तु का प्रस्तुतिकरण, पाठ्यवस्तु का चुनाव, ठीक है। देखो इसमें पाठ्यवस्तु, ठीक है, तो यह का प्रस्तुति प्रेजेंटेशन हो गया, आपका चुनाव हो गया, और शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया कॉमन है। ये सारे के सारे जो आपको चलते रहते थे, इनके बारे में आप लिख सकते हो। अब आता है दूसरा आपका व्यवहार तकनीकी, बिहेवियर, BIT था ना, बिहेवियर इंस्ट्रक्शनल टीचिंग टेक्नोलॉजी। तो ये आप बिहेवियर आता है, प्रौद्योगिकी तकनीकी भी बोलते हैं जिसे। तो इसे किसने दिया था, इसे भी BF स्किनर ने दिया था, ठीक है। व्यवहार तकनीकी को आगे बढ़ाने का श्रेय किसे, प्रोफेसर BF स्किनर को है। उन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोगों द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्या, प्रयोगों के द्वारा सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जहां व्यक्ति के व्यवहार की बात आती है, वहां व्यवहार तकनीक का प्रवेश है या हो सकता है। व्यवहार तकनीकी से अन्य कई प्रकार के तकनीकों का विकास हुआ, जैसे आपका स्व तकनीकी हो गई, प्रशिक्षण तकनीकी हो गई, संप्रेषण हो गए, अभिप्रेरण तकनीकी हो गया, उद्योग तकनीकी हो गया, शिक्षण तकनीकी बढ़ा। तो ये सारा का सारा आपका इसमें आ जाएगा। जहाँ मतलब जहाँ जिन तकनीकों के उल्लेख किया जाता है उन सभी का संबंध व्यक्तियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन है, इसलिए ये सभी क्या व्यवहार तकनीकी के अंतर्गत आते हैं। ये मैंने कुछ लिखा हुआ है। व्यवहार तकनीक का प्रमुख उद्देश्य क्या है, शिक्षक और छात्र के जो कक्षागत व्यवहार है उसमें व्यवहार तकनीकी का प्रमुख उद्देश्य सीखने सिखाने की प्रक्रिया को सुगम बनाना एवं सुगम बनाना है, ठीक है। सुसक्त एवं सुगम बनाना, छात्रों के अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन प्रगति, ये आपका अवधारणा या मान्यता है। तो अवधारणा इसमें क्या है, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। अध्यापक का जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। अध्यापक का व्यवहार अवलोकन के योग्य होता है, अध्यापक का मापन योग्य होता है, संशोधन योग्य होता है। ये सारे का सारा आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो हो जाएगा इसमें। इसकी जो अवधारणा है शैक्षिक तकनीकी ना केवल छात्रों के परिवर्तन पर ध्यान देती है, बल्कि छात्रों के व्यवहार में भी अपेक्षित परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि बालक के व्यवहार में स्वतः ही वांछित परिवर्तन आ जाए, ठीक है। ये सारा का सारा आपका इसमें प्रविधियाँ, अभी मैंने आपको बताया था विधियाँ, प्रविधियाँ, युक्तियाँ, वो सारी की सारी आती है। तो देखो प्रविधियों में क्या होगा, आपका सूक्ष्म शिक्षण हो गया, आपका जैसे T समूह शिक्षण हो गया, ठीक है, और सिमुलेटेड हो गया, ठीक है, अंतर प्रक्रिया विश्लेषण। ये जो सूक्ष्म शिक्षण है अभी मैंने बताया 4 नंबर में आता है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसे ट्रिक बताऊंगा, इससे तो आप कभी भूल नहीं पाओगे, ठीक है। 36 मिनट होते हैं, वो सारे के सारे कैसे वो सर्किल्स होते हैं, वो आपको याद हो जाएंगे। एक लाइन तो बाहर छोड़ो, मतलब आपको बहुत ही कम शब्दों में, ठीक है, समझाऊंगा, बताऊंगा। ये अभिक्रमित अनुदेशन ये हो गया आपका। अब आता है शिक्षण तकनीकी, टीचिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो टीचिंग टेक्नोलॉजी शिक्षा की दृष्टि से इसका महत्व सबसे अधिक है। शिक्षण प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है, व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। शिक्षण तकनीकी का आधार दार्शनिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक है। इसका आधार कैसा है, दार्शनिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक है। शिक्षण एक कला है, क्योंकि शिक्षण तकनीकी को वैज्ञानिक नियमों और सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा अधिक स्पष्ट तथा वस्तुनिष्ठ बनाती है। इस प्रकार सीखने का स्वरूप वैज्ञानिक तथा मनोवैज्ञानिक हो गया है। शिक्षण के 2 प्रमुख तत्व होते हैं, पाठ्यवस्तु तथा संप्रेषण। देखो पाठ्यवस्तु में आपका क्या आएगा, अभी मैं देखो पाठ्यवस्तु में क्या होगा, आपका पुलिस मैंने शब्द बताया, POLICE, ठीक है। तो देखो P से आपका प्लानिंग हो जाएगा, ठीक है, योजना बनाना। O से ऑर्गेनाइजेशन, संगठन या व्यवस्था, जिसे LI से आपका लीडिंग हो जाएगी, या मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। C से आपका कंट्रोलिंग हो जाएगा, E से आपका इवैल्यूएशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 4 है तो आपको C से कंट्रोलिंग, ठीक है, लेकिन वहाँ पर यूज मूल्यांकन भी आप कर सकते हैं एक प्रकार से, उसका भी हो जाता है यहाँ पे। संप्रेषण कम्युनिकेशन, ये आपका 4 नंबर में आता है। सूचना संप्रेषण तकनीकी, वो अभी आपको मैं बताऊंगा। डिफिनीशन ऑफ टीचिंग टेक्नोलॉजी, जो इसकी परिभाषा है, तो इसकी क्या परिभाषा है, अकॉर्डिंग टू जैक्सन ने बताया शिक्षा तकनीकी के अंतर्गत समस्त जो शिक्षण क्रियाएं उनको 3 अवस्थाओं में, ठीक है, कौन कौन सी होती है, पूर्व क्रिया। अब इसकी भी ट्रिक होती है, ट्रिक अभी मैं आपको बताऊंगा। पूर्व क्रिया, अंतरिया, देखो प्री, इन, पोस्ट, ठीक है, समझने की आप कोशिश कीजिएगा। महामैराथन क्लास चल रही है, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लेंथी वीडियो हो सकती है, ठीक है, पर बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। प्री, इन, पोस्ट आप याद रखिएगा, प्री, इन, पोस्ट, ठीक है। अगर आप भूलते हैं तो वो कैसे आपका, देखो प्री से आपका हो जाएगा प्री एक्टिव फेज, ठीक है, इनसे आपका हो जाएगा इंटरेक्टिव फेज, ठीक, इंटरेक्टिव फेज, और प्री इन पोस्ट से आपका पोस्ट एक्टिव फेज हो जाएगा। तो अभी आपको मैं आगे बताऊंगा ये सारा का सारा। तो ये समस्त क्रियाओं को 3 अवस्थाओं में, पूर्व क्रिया, अंतर क्रिया अवस्था तथा उत्तर क्रिया अवस्थाओं में जो विभाजित किया गया, इन्होंने ऐसा बोला। अकॉर्डिंग टू I.K. डेविस, जो I.K. डेविस हैं, उन्होंने क्या बोला, शिक्षण की जो तकनीकी के द्वारा समस्त पाठ्यक्रम, ठीक है, पाठ्यक्रम मतलब कैरिकुलम की इन्होंने बात की। तो 4 सोपान, अभी जैसे मैंने बताया था पुलिस, आप याद रखिएगा, तो उसमें पुलिस में बताया था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, P से आपका प्लानिंग हो जाएगा, O से ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, LI से लीडिंग हो जाएगा, ठीक है, कंट्रोलिंग हो जाएगा। ये पुलिस बहुत सी ट्रिक्स आपको बताऊंगा, ठीक है, पर इसमें इतना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा, लेकिन अगर मैं एक टॉपिक जब भी करवा
करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अब तो महामैराथन क्लास डाल रहा हूँ, ठीक है, और भी क्लासेस लेनी है तो उसमें तो नहीं हो सकता, लेकिन जब भी डालूंगा तो आपको जब एक यूनिट पढ़ूंगा ना तब उसमें सारी की सारी आपको बताऊंगा अच्छे से, क्योंकि इसमें बहुत लेंथी हो रहा है वीडियो ना, इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ बहुत कुछ। शिक्षण का नियोजन अभी मैंने वही बात बताई थी आपको, ये सभी तरीके हैं। पुलिस यहाँ पे मैंने दिखा है, अब यहाँ से आप समझ सकते हो। फिर से प्लानिंग, और से ऑर्गेनाइजेशन, एल से लीडिंग, सी से कंट्रोलिंग, इससे एवोल्यूशन होता है, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो आपको सी तक 4 ही इसमें यहाँ पे रखना। शिक्षण का नियोजन में होता है, इसके अंतर्गत शिक्षण पाठ्यवर्ष का विश्लेषण, ठीक है, पाठ्यवर्ष तो मतलब कंटेंट होता है उसका विश्लेषण, और सीखने के क्या उद्देश्य है उनको निर्धारित और परिभाषित करना, ठीक है, उनके कौन कौन से उद्देश्य हैं क्या है, वो सारा का सारा इन उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से देखने की क्रियाएं आती हैं, ये किस में आती हैं, ये आपके नियोजन में आती हैं, ठीक है, प्लानिंग में आती है, ठीक है। प्लानिंग मतलब जब बच्चा आप माइक्रो टीचिंग पढ़ रहे हैं जब करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छे से वहाँ पे मैंने शायद बताया भी होगा उसमें, ठीक है, वरना आप समझ प्लानिंग का मतलब ये होता है किसी चीज़ को मतलब प्लान बनाना, ठीक है, आप कक्षा में पढ़ाने जा रहे हो उससे पहले हमें कैसे क्या करना चाहिए, वो सारा का सारा प्लानिंग ही तो करते, वो सारा का सारा इसमें हो जाएगा। शिक्षण की व्यवस्था, उसका जब आप जाओगे उसके बाद में हमें कैसे क्या करना, वो सारा का सारा आता है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या आता है, इसमें शिक्षण की विधियाँ, प्रविधियाँ, युक्तियाँ और सहायक सामग्री का चयन किया जाता है, ठीक है। इसमें शिक्षण की विधियाँ का हमें किस विधि से पढ़ाने चाहिए, कौन सी विधि सही रहेगी, कौन सी प्रविधियों का प्रयोग करना चाहिए, कौन सी युक्तियों का, और सहायक सामग्री मतलब जैसे आपका टेप रिकॉर्डर हो गया आपका, ठीक है, बहुत जो सहायक सामग्री होती है इसका भी अलग से टॉपिक है, ठीक है, वो वहाँ मैं आपको अच्छे से बताऊँगा, आपको इससे ही पता लॉन्ग में आता है इसका क्वेश्चन, ठीक है। शिक्षण का आकर्षण मतलब लीडिंग ऑफ टीचिंग, तो इसमें का शिक्षण की क्रियाओं को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न अभिप्रेरणा मतलब बच्चे को मोटिवेट करना, ठीक है, उसके लिए कौन कौन सी विधियाँ, जैसे शाबाश हो गया आपका, वाह वाह, ठीक है, बहुत अच्छे बेटे, तो ये सारे के सारे आपका इसको टॉपिक देना, तो वो आपका आकर्षण उसमें आ जाता है। शिक्षण का नियंत्रण, ठीक है, इसमें शिक्षण का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन मतलब आपको कंफ्यूजन होगा, मूल्यांकन एक प्रकार से जांच होती है, जब सारा का सारा कुल मिला के जो टीचर ने पढ़ाया उसके बाद में मूल्यांकन में होता है कि आपको कितना समझ में आया या नहीं आया। अगर बच्चों को अच्छा से समझ में आता तो उसे आगे मतलब भेज दिया जाता, नहीं आता तो फिर से पढ़ाया जाता, तो वो सारा का सारा चलता है। और जब मैं उसे माइक्रो टीचिंग पढ़ाऊँगा बहुत अच्छे से बताऊँगा वहाँ, ठीक है। शिक्षण तकनीकी की शिक्षण के लिए उपयोगिता, ठीक है, तो शिक्षण तकनीकी के जो शिक्षक के लिए उसकी क्या उपयोगिता है, शिक्षण तकनीकी की शिक्षक के लिए क्या उपयोगिता है। शिक्षण तकनीकी के लिए निम्नलिखित उपयोगिता, एक तो बौद्धिक विकास हो गया, शिक्षण तकनीकी शिक्षक को बौद्धिक विकास के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। फिर स्वनिर्देशन का विकास हो गया, विभिन्नताओं की पूर्ति, ये बहुत सिंपल आप पढ़ सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छी मैंने मतलब पढ़ सकते हो, ये मैंने इतने आसान ही लिखे हुए हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ के आपका टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। शिक्षा तकनीकी की विशेषताएं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, तीनों पच्चे, ये देखो 3 पच्चा आपने ब्लूम्स टेक्सोनोमी पढ़ा है और समझ रहे होंगे ये क्या ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, तो वो 3 वहाँ से ये सारा का सारा आप समझेंगे, जब उससे समझ जाएंगे ब्लूम्स टेक्सोनोमी तो ये आपके बहुत से डाउट्स वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। स्मृति बोध, ठीक है, स्मृति बोध चिंतन स्तर, ठीक है, स्मृति बोध अभी मैंने बताया था तो वो आपका इसमें हो जाएगा। पाठ्यवर्ष को संप्रेषण को समन्वय, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। और शिक्षण के प्रतिमानों पर बल, ये हो गया। शिक्षण प्रतिमानों का निर्माण, ये सीखने के स्वरूप को वैज्ञानिक एवं सामाजिक, ठीक है। अब तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट, ये बहुत सिंपल लिखा है, पॉइंट टू मतलब जल्दी समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी यूनिट 1 ही नहीं समाप्त हुई है ना, काफ़ी टाइम हो रहा है। देखो, कुलश्रेष्ठ के अनुसार तत्वों को शिक्षण तकनीकी में सम्मिलित किया जाता है। शिक्षण मशीन हो गया, पाठ्य संकेत हो गया, ठीक है, पाठ्य योजनाएं, शिक्षण प्रतिमान या योजना हो गया, सूक्ष्म शिक्षण हो गया आपका, ठीक है, और पृष्ठ पोषण हो गया, ये हो गया शिक्षण की विभिन्न अवस्थाएं, ये सारा का सारा आपका इसमें हो जाएगा। इसमें देखो अब आपको समझा देते हैं यूनिट फर्स्ट, ठीक है, यूनिट फर्स्ट में भी ये सूचना, अच्छा ये वाला बचा हुआ है, ये 4 नंबर में आपका। अब देखो कितनी हेडिंग्स इसमें पड़ी थी, वो सारा का सारा मैं डिटेल पे आपको बताता हूँ, ठीक है। पूरा का पूरा एक प्रकार से निचोड़ जो अभी तक आपने पढ़ लिया, इतना टाइम लगा दिया, पर वो आप कुछ सेकंडों में, कुछ मिनटों में कैसे याद कर सकते हो, कैसे आप वहाँ पे बेहतर लिख सकते हो। आप एक शब्द पढ़ेंगे या लिखेंगे, आप 2-4 बार लिखना, आपको याद हो जाएगा। मैडनी इमोस फैक्टर, ठीक है, बहुत सी मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है, लेकिन बहुत सी यहाँ पे नहीं भी बता पाऊंगा क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं ना कि बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी बताने की कोशिश करता हूँ। मैडनी इमोस फैक्टर, ठीक है, मैडनी इमोस फैक्टर ये मैंने हिंदी में, अब इसको आप इंग्लिश में कैसे लिखें, मैडनी, ठीक है, MD यानी ये क्या होगा, मैडनी हो गया, IMOS इमोस हो गया, फैक्टर हो गया। अब इसको आपको पार्ट में तोड़ना है, वो कैसे। एम से आपका मीनिंग कोई भी आप कुछ भी लिखो, जैसे अभी आपने शिक्षण तकनीकी शिक्षा की परिभाषा वगैरह वो सारा का सर, तो पहले आप मीनिंग डालेंगे एक हेडिंग, ठीक है, उसके बाद में आप जो दूसरी हेडिंग आपकी रहेगी वो आपकी डिफिनीशन की रहेगी, ठीक है, जो तीसरी आपकी आएगी वो नेचर या कैरेक्टरिस्टिक भी हो सकता है, ठीक है, प्रकृति एवं विशेषता, वो आपकी आ जाएगी। फिर चौथी आती है IM से मतलब इंपॉर्टेंस, उसका क्या महत्व है, ठीक है, या उसकी क्या उपयोगिता है, या आपकी हेडिंग बन जाएगी। उसके बाद में आते हैं ऑब्जेक्टिव, मतलब 1 मिनट, हाँ,
उसके बाद में ये आपका ओ से ऑब्जेक्टिव होगा इमो से, ठीक है, IMOS, ठीक है, OS, ओ से आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, उद्देश्य उसके क्या होने चाहिए, इससे स्कोप मतलब आपका क्षेत्र क्या है, फैक्टर्स मतलब कौन कौन से कारक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं या उसमें वो आते हैं। तो ये सारा का सारा आपका हो जाएगा। आई होप यहाँ से आपको देख लो आपकी कितनी हेडिंग्स बन गई हैं, ठीक है। यहाँ से बहुत, इसमें 2-2 5-5 ही पॉइंट लिखोगे ना, 2-2 तो मैं नहीं कह सकता, 5-5 भी लिखो तो काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। वो भी कहेगा हाँ सच में आप पढ़ के ही पेपर दोगे। PCSE में आध्यात्मिक विषय जो फैक्टर याद करेंगे वो भी मैंने बताया था, PCSE में आध्यात्मिक विषय, पीछे फिजिकल हो गया, से आपका ये हो गया, कल्चरल हो गया, इससे ये मैंने अभी बताया है और बाकी मैं आगे बता दूँ। शैक्षिक तकनीक के उपागम, ठीक है। अब देखो उपागम आता है, फिर इसके जो प्रकार आते हैं, तो इसको आप कैसे, ये चीज़ जैसे मैंने बताया था हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और जो सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। तो हार्डवेयर में जैसे देखना प्लस सुना, इसमें मशीनों का प्रयोग किया जाता है, केवल मतलब प्रयोग किया जाता है, इसमें केवल क्या देखने वाले आते हैं। सिस्टम अप्रोच ये हो गया आपका। फिर आता है इसके प्रकार 3 BIT मैंने बताया था, बिहेवियर, इंस्ट्रक्शनल एंड टेक्नोलॉजी के टीचिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये 3 आपको, ठीक है। और इसके जो पाठ्य वर्ष है उसमें क्या होगा, पुलिस आप यूज कर देंगे। तो ये रहा आपका, ठीक है। अब इसके बाद में आता है सूचना संप्रेषण तकनीकी, आपका 4 नंबर में आता है, ठीक है। इसे आप देख लीजिएगा, कुछ नहीं है। सूचना संप्रेषण तकनीक का मतलब आप समझ सकते हो क्या होता है। हाँ, तो सूचना, ठीक है, सूचना इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इन्फॉर्मेशन हिंदी का हिंदी रूपांतरण है जिसका अर्थ क्या है, बताना से है। सामान्य अर्थों में किसी विषय वस्तु की जानकारी होना ही क्या कहलाता है, सूचना कहलाता है। किसी वस्तु की विषय वस्तु की जानकारी है वो क्या है, सूचना आपकी कहलाते हैं। संप्रेषण क्या होता है, कम्युनिकेशन। संप्रेषण शिक्षा की रीढ़ की हड्डी किसे बोला जाता है, संप्रेषण है, कम्युनिकेशन को बोला जाता है। बिना संप्रेषण के अधिगम और शिक्षण नहीं हो सकता। संप्रेषण 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस प्रेषण, ठीक है, में समान रूप से भेजना। सामान्य अर्थों में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, संदेशों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही क्या बोलता है, संप्रेषण कहलाता है। सूचना संप्रेषण, सूचना को ही को सही रूप में पहुंचाना क्या, सूचना संप्रेषण कहलाता है। तकनीकी क्या है, तकनीकी का सामान्य अर्थ दैनिक जीवन में विज्ञान का प्रयोग करने की विधियों से है। सूचना संप्रेषण तकनीकी का अर्थ, सूचना संप्रेषण तकनीकी का अर्थ परस्पर सूचनाओं का आदान प्रदान करना। शिक्षा और शिक्षण बिना सूचनाओं तथा विचारों के आदान प्रदान के संभव नहीं है। इस बहुत सिंपल है, आप लिख सकते हो सूचना संप्रेषण। यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लिखा है क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा यहाँ पे याद करने में आसान है, इस वजह से, ठीक है। आप हिंदी में इंग्लिश में भी इतना थोड़ा बहुत तो चल जाता है। पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस, 6 स्टेप्स होते हैं इसमें, आपसे ठीक है। तो ये आपके इसमें हो जाएंगे। अब आते हैं इसका महत्व, तो आप देख लेना, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, आप समझ जाओगे इतना, ठीक है। आपको कम समय में ज़्यादा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आते हैं यूनिट 2 पे। यूनिट 2 से जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आता है, देखो वो आता है शिक्षण की अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए। शिक्षण की अंतः प्रक्रिया अवस्था का वर्णन किया एक शिक्षक के लिए, ठीक है। ज्ञान की उपज देता है, शिक्षण के इस तरह से आप क्या समझते हैं, ये आपको शॉर्ट में आता है। तो देखो इसमें पहले शिक्षण क्या है, टीचिंग क्या है। शिक्षण एक त्रिआयामी प्रक्रिया है। अभी मैंने बताया था त्रिआयामी प्रक्रिया का मतलब ये वाला ना, अभी यहाँ पे फिगर बना हुआ है, ठीक है। तो ये है शिक्षण एक त्रिआयामी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और छात्र पाठ्यक्रम के माध्यम, एक तो शिक्षक हो गया, दूसरा जो छात्र हो गया, और एक पाठ्यक्रम कैरिकुलम होगा जिसके माध्यम से कहाँ अपने अपने स्वरूप को प्राप्त करता है, अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अर्थात किसी विषय वस्तु पाठ्यक्रम को माध्यम बनाकर शिक्षण एवं शिक्षार्थी के बीच विचारों के आदान प्रदान या परस्पर अंतर प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, हम शिक्षण कहते हैं। शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चर, तो शिक्षण प्रक्रिया में विभिन्न चर कौन कौन से होते हैं ये मैंने यहाँ पे बना दिया, कोई ज़रूरी नहीं, आप जो है मतलब आप वहाँ उसको लिख के डायग्राम भी बना सकते हो, ये मैंने बस लिख दिया है, ठीक है। कर देना तो अच्छी बात है, नहीं तो उतना आपके लिए बहुत हो जाएगा। शिक्षक, ठीक है, शिक्षक जो जिसे स्वतंत्र चर बोलते हैं, छात्र जिसे आश्रित चर बोलते हैं क्योंकि दूसरों पर और इसे हस्तक्षेप चर बोलते हैं। ये शिक्षण की जो कंटेंट अभी ऊपर भी मैंने बताया था, तो आप ऐसे डायग्राम बना पीपल, ये आपका हो जाएगा इसमें, ठीक है। और शिक्षण की परिभाषा आप देखो, शिक्षण की जो टीचिंग की परिभाषा है उस पर आते हैं। तो बीओ स्मिथ के अनुसार शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करते हैं। टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शन इंटेंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग, ये आपका हो जाएगा। बीएफ स्किनर के अनुसार शिक्षण पुनर्बलन, ठीक है, रीइंफोर्समेंट का क्या एक क्रम है। बीएफ स्किनर ऐसे बोलते हैं, अधिक तो पुनर्बलन से बीएफ स्किनर जुड़े हुए हैं। बीओ स्मिथ, ये शिक्षण चरणों के कार्य मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनको मैं देखो। अब आपका है शिक्षण की समस्या का विश्लेषण, ठीक है, मतलब इसके 1 मिनट 3 होते हैं। निदान, देखो इसको आप कैसे याद करेंगे, निदान उपचार कर मूल्यांकन करना, ठीक है। आप याद रखना, निदान उपचार कर मूल्यांकन करना शिक्षण चरणों के कार्य में आपके आ जाएंगे, ठीक है। एक लाइन ये छोटी मैंने यहाँ पे लिखा है,
इससे हो जाएगा निदानात्मक कार्य, फिर उपचार देना, फिर मूल्यांकन करना। देखो शिक्षण की समस्या का विश्लेषण, मतलब जब आप टीचिंग कराते हो तो उसमें कौन कौन सी समस्याएं वगैरह, तो उन सबकी क्या विश्लेषण जांच करना, ये सारा कर। छात्रों के पूर्व ज्ञान का निर्धारण, मतलब जब हम पढ़ाने जाते हैं तो छात्रों को ये देखना चाहिए कि छात्रों को किस स्तर तक लेवल तक ज्ञान है, ठीक है, उसके हिसाब से वो सारा का सारा निदानात्मक ज्ञान, व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान, क्योंकि हर जो व्यक्ति होता है, हर बच्चा होता है, सबकी सीखने की कैपेसिटी अलग होती है, कोई जल्दी सीख लेता है, कोई देर में सीख लेता है ना, सीखता है, तो उसको भी ध्यान रखकर आपको ये सारे के सारे करना है, ठीक है, टीचिंग करना है। उपचार देना, शिक्षण कौशल का चुनाव करना, ठीक है, शिक्षण कौशल मतलब जो टीचिंग स्किल्स हैं उसका चुनाव करना, प्रश्न पोषण फीडबैक की व्यवस्था करना, मतलब अगर बच्चा सही उत्तर देता है, ठीक है, तो उसे ऐसा नहीं पुनर्वरण देना चाहिए, प्रश्न फीडबैक भी देना चाहिए, हाँ यार तुमने ऐसा किया, ठीक है, तो ये सही था। निदान के अनुसार उपचार देना, ठीक है, मानदंड की परीक्षा, ये आपका हो जाएगा। इसमें शिक्षण की व्यवस्था, मैंने ये यहाँ पे ट्रिक भी लिखी हुई है, छोटी सी है, आप देख सकते हैं। शिक्षण की अवस्थाएं, तो शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती हैं, अभी मैंने बताया था आपको, याद करने की ट्रिक भी है। क्या आपको शिक्षण की अवस्थाएं कैसे याद रखेंगे? प्री इन पोस्ट, ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं। प्री इन पोस्ट, प्री से क्या होगा, प्री एक्टिव फेस, IN से आपका इंटरएक्टिव फेस होगा, पोस्ट आपका पोस्ट एक्टिव फेस हो जाएगा। ये हो गया। अब देखो शिक्षण की क्रियाओं का विशेष महत्व है, क्योंकि शिक्षण क्रियाओं की छात्रों को सीखने में सहायता प्रदान करते हैं। शिक्षण की मुख्यतः 3 अवस्थाएं हैं, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। तो प्री एक्टिव क्या होता है? पूर्व क्रिया सक्रियता, जिसे तत्परता अवस्था बोलते हैं। इंटरएक्टिव अंतः क्रिया अवस्था या कार्यान्वयन अवस्था बोलते हैं। पश्च सक्रियता अवस्था या मूल्यांकन तीसरी आपकी होती है। सबसे पहले ये जो सारणी बनी हुई, आप इस सारणी को सिर्फ समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ सारणी से आपका सारे के सारे जो है मतलब पूरा सब कुछ क्लियर होता है। पूर्व क्रिया अवस्था, अंतः क्रिया अवस्था एंड उत्तर क्रिया अवस्था, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होता है। हाँ, तो ये जो सारणी है, पहले इस सारणी को समझ लेते हैं। शिक्षण की अवस्थाएं, इसमें 3 अवस्था होती है। प्री इन पोस्ट मैंने अभी बताया, पूर्व क्रिया अवस्था, अंतः क्रिया अवस्था तथा उत्तर क्रिया अवस्था। तो पूर्व क्रिया अवस्था में आपके ये आते हैं, देखो इनके मैंने नीचे ट्रिक्स दी है, ठीक है, मतलब याद करने की, ठीक है, वो आपको मैं अभी बताऊंगा। शिक्षण उद्देश्य, पाठ्यवर्ष, शिक्षण सरणी, ठीक है, शिक्षण व्यूहरचना तथा शिक्षण। अच्छा, इसमें होता क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले शिक्षण के उद्देश्य, मतलब आप जब शिक्षण टीचिंग करने जा रहे हैं तो कौन कौन से उद्देश्य, मतलब वो सारे के सारे इसमें बहुत सिंपल है ना। पाठ्यवर्ष कंटेंट कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए बच्चे के लेवल, वो सारा का सारा। शिक्षण सरणी, कौन कौन सी हमें जो है शिक्षण की विधियाँ हैं, ठीक, कौन कौन सी विधियों को हमें अपनाना चाहिए जिससे बच्चों को जल्दी, ये सारा का। शिक्षण व्यूहरचना, स्ट्रेटेजी वगैरह हो गया। शिक्षण युक्तों का चुनाव में कैसे जो शिक्षण युक्त हैं उनको कैसी कैसी शिक्षण युक्तों का चुनाव करना चाहिए। वो कक्षा आकार के अनुमत, मतलब जो कक्षा का क्लास साइज ऑफ द क्लास कैसा, वो कैसा होना चाहिए। चित्रों का निदान हो जाएगा। श्यामपट्ट कार्य, ठीक है, ब्लैक बोर्ड वर्क क्या करना चाहिए, कैसे खड़े होना चाहिए, वो सारा का सारा आपको पता होगा। उद्दीपक प्रेरकों का चयन, सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलस, ये आप पेडागोजी, उसमें भी उद्दीपकों का प्रस्तुतिकरण, ये हो गया। और पुनर्वन व प्रतिपुष्ट, और ये इधर शिक्षण का मूल्यांकन, मतलब जांच करना, विधियों में सुधार करना, जो भी हुआ शिक्षण मूल्यांकन की जो विधि है उसमें सुधार करना। फिर शिक्षण की प्रतिपुष्ट, मतलब फीडबैक फिर दे देना। अगर बच्चा सही होता है तो ठीक है, आगे भेज दिया जाता, वरना फिर वहीं आ जाता। तो ये सारा का सारा शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था या पूर्व तत्परता अवस्था, ठीक है। अब इसको समझते हैं थोड़ा। देखो यहाँ पे इस अवस्था में शिक्षण के लिए संपूर्ण योजना तैयार की जाती है, ठीक है। फिर कक्षा शिक्षण से पूर्व शिक्षण जो भी कार्य करता है, मतलब जब पढ़ाने जाता है टीचर, ठीक है, क्लास में, तो उससे पहले जो भी शिक्षक कार्य करता है वो सारा का सारा तुम्हारा इसी अवस्था में आ जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा। इसे योजना अवस्था भी कहते हैं, जैसे प्लानिंग भी मैंने बताया था, वहाँ सारा का सारा। तो ये इस अवस्था में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित क्रियाएँ होती हैं। शिक्षण उद्देश्यों का निर्माण, ठीक है, जब पढ़ाने जाता है टीचर तो कौन कौन से उद्देश्यों का कैसे निर्धारण, वो पाठ्यवस्तु का चुनाव हमें कैसी रखनी चाहिए, बच्चे के हिसाब से कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, वो पाठ्यवस्तु के अवयवों की क्रमबद्ध व्यवस्था, मतलब एक सीरियल से होना चाहिए पाठ्यवस्तु, ये नहीं आगे का पीछे, आगे पीछे, ऐसा नहीं, एक सीरियल से होना चाहिए, लाइनर। शिक्षण की विधियों एवं प्रविधियों में सुधार, कौन कौन सी विधियाँ, कौन कौन सी प्रविधियाँ, उनको कैसे यूज करना, वो सारी की सारी उनका भी सुधार, शिक्षण का विस्तार करना चाहिए। तो ये आपका हो गया। फिर दूसरा था शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण, ठीक है। हाँ, शिक्षण का उद्देश्यों का निर्धारण, ये हेडिंग है आपकी यहाँ पे। अब इसे समझ लेते हैं। इसमें मैंने अभी बताया था शिक्षण में किए जाने वाले पहले अध्यापक से उद्देश्य निर्धारित करता है, छात्रों को पूर्व ज्ञान, ठीक है, पूर्व व्यवहार और अनुभव, ये सारा का सारा आपका इसमें आ जाता है। पाठ्यवस्तु का चुनाव, शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करने के पश्चात शिक्षक को उसे पाठ्यवस्तु के संबंध में निर्णय लेना होता है, जिससे वह जो है विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करके उनके व्यवहार में परिवर्तन करना चाहता है। पाठ्यवस्तु के संबंध में निर्णय लेते समय शिक्षक को निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। वो कौन कौन से छात्रों के लिए प्रस्तावित जो पाठ्यक्रम की क्या आवश्यकता है, ठीक है, कैसा मतलब पाठ्यक्रम होना चाहिए, वो उसकी क्या आवश्यकता है, विद्यार्थियों का पूर्व व्यवहार क्या है, वो कैसा है बिहेवियर, और विद्यार्थियों उसे कैसे सीखने की आवश्यकता है, छात्रों के लिए किस स्तर के, ये सारे के सारे आपके इसमें आ जाएंगे। अवयव की क्रमबद्ध व्यवस्था शिक्षण युक्तों का प्रविधियों के संबंध में, ये आपका हो गया, ठीक है।
अब अगली आपकी है आपकी शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था, ठीक है। अंतःक्रिया अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था के अंतर्गत वे क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं जो शिक्षा कक्षा में प्रवेश करने से लेकर कक्षा के बाहर आने तक। मतलब जब टीचर मतलब उसमें प्लानिंग में क्या था, पहले ही चला जाता है, मतलब प्लानिंग कर लेता, हमें ये पढ़ाना ऐसा पढ़ाना ये सारा का सारा। लेकिन इसमें क्या होता है, जब अंदर गया तब हमें कैसे क्या मतलब करना है, कैसे हमें प्रश्न पूछना है, क्या सुनना है, क्या अनुक्रिया करनी है, व्याख्या करना है तथा निर्देशन कैसे निर्देश देना, तो ये सारे के सारे आपके अंतःक्रिया अवस्था में आ जाएंगे। एक शब्दों में बात करें तो शिक्षण के अंदर वही बाहर जाने से जो भी क्रियाएं करता है वो सारी की सारी आ जाएंगी। शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्थाओं का वर्णन तो इसमें कक्षा आकार की अनुभूति अभी मैंने बताया था, निदान डायग्नोसिस श्याम पटकार ये आपका हो गया, और उद्दीपक हाँ, फिर आपका उद्दीपकों प्रेरकों का चयन हो गया, और फिर आपका ये उद्दीपकों प्रस्तुतिकरण मतलब प्रेजेंटेशन, और फिर प्रतिपुष्ट फीडबैक जिसे बोलते हैं, और उसके बाद में आपका ये विस्तार हो जाएगा। तो ये सारी के सारे बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आप याद कर सकते हो, अपनी ट्रिक बना लेना, ठीक है, कुछ भी। और इसमें शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था के कारण तो 3 कारण था, अनुभूति कर निदान और प्रतिक्रिया करना। अनुभूति निदान द्वारा प्रतिक्रिया करना, आप याद रखना, अनुभूति निदान द्वारा प्रतिक्रिया करना, इसे ऐसे याद कर लेना। उत्तर क्रिया अवस्था, ठीक है। तो इसमें पोस्ट एक्टिव फेज में क्या होता है, इसमें शिक्षण को अंतिम व्यवस्था भी कहते हैं, और कार्य समाप्त करने के बाद शिक्षक मापना मतलब जो अपना मूल्यांकन, मतलब जब शिक्षक मतलब सबसे पहले प्लानिंग करके लाए, उसके बाद में उससे मतलब क्लास में पढ़ाया कैसे क्या होना चाहिए, उसके बाद में जब मूल्यांकन की बात आती है ना, तो टीचर ने क्या पढ़ाया वो उसके बाद में जो मूल्यांकन हो उससे क्या रिजल्ट निकला, वो सारा का सारा आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है। बच्चा सफल हुआ या नहीं वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में टीचर, ठीक है, तो वो सारा का सारा इसमें आ जाएगा। अब इसके लिए द्वारा निम्नलिखित क्रियाएं की जाती हैं, जैसे मैंने सारणी में बताया था, ठीक है, वो सारा का सारा आपका मूल्यांकन से प्राप्त जो है परिणामों की शिक्षण विधियों में परिवर्तन, ठीक है। शिक्षक द्वारा व्यवहार परिवर्तन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, अवमूल्यन प्रविधियों का चयन, ठीक है, ये आपको पता है, मूल्यांकन विधियों का मूल्यांकन से प्राप्त परिणामों, ठीक है, ये हो गया आपका। अब शिक्षण के स्तर की बात आती है तो आपको पता है शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, ठीक है। आपको याद कैसे रखने, आपको पता है रिफ्लेक्टिव होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, मेमोरी लेवल होता है, ठीक है। स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर, ये सीरियस होता है। स्मृति स्तर जोर देता है रटने पर, जबकि बोध स्तर जोर देता है समझने पर, और चिंतन स्तर वो आपको देता है तर्क वितर्क करने पर, ठीक है, चिंतन करने पर, ये हम कह सकते हैं। तो इसको आपको कैसे याद करना, एक चीज़ याद रखना, आप अगर भूलते हो शिक्षण के 3 स्तर होते हैं तो कौन कौन से, रूम याद रखना, आर से आपका रिफ्लेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, यू से आपका अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, एम से आपका मेमोरी लेवल हो जाएगा, ठीक है। आप इन्हें क्रम में अपना लगा लीजिएगा, उल्टा है, ठीक है, मेमोरी पहले आएगा, अंडरस्टैंडिंग बाद में आएगा, रिफ्लेक्टिव सबसे बाद में आएगा, तो ये है, ठीक है, आप इसे याद कर सकते हो। शिक्षण एक सतत प्रक्रिया है, शिक्षण प्रक्रिया प्राथमिक स्तर से आरंभ होकर विश्वविद्यालय स्तर तक चलती है, ठीक है, नीचे से ऊपर साल से जटिल भी बोल सकते हैं। शिक्षण के स्तर वह आधार है जिसके माध्यम से छात्रों को बौद्धिक विकास किया जाता है। किसका बौद्धिक विकास किया, शिक्षण का ज्ञान उद्देश्यों से लेकर मूल्यांकन उद्देश्यों तक की प्राप्ति करता है, ये आपका हो जाएगा। शिक्षा के समस्या समाधान तक को प्रभावित किया, मतलब जो समस्या समाधान प्रभावित उनको भी प्रभावित किया जा सकता है। इन सभी की आवश्यकताओं को स्वीकार करते हुए शिक्षण को 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। किसने किया है, मॉरिसल बिग्गी ने, ठीक है। तो कौन कौन सी होती है, स्मृति स्तर हो गया आपका, दूसरा बोध स्तर हो गया, तीसरा आपका चिंतन स्तर हो गया। तो स्मृति स्तर जैसे मैंने अभी बताया रटने पर बल देता है, जैसे इसमें पहाड़ा बच्चे को पढ़ा देते हैं ना, 2 1 कम 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 2, उसे रटवा दिया पर उसे ये नहीं पता कि 2 कम 2 कहाँ से आया, ठीक है। ये आपको जब मैंने वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ाई, ठीक है, आप उसे पढ़िए, वहाँ से देखिएगा, वहाँ मैंने बहुत अच्छे से समझाया, ठीक है, तो आप उसे वैसे समझिएगा। बोध में क्या होता है, बोध में मतलब समझने पर बल दिया जाता है, मतलब वो आप वो समझने लगेगा कि अगर 2 1 कम 2 आया तो कैसे आया, ठीक है, 2 दूनी 4 हुआ तो कैसे, वो सारी चिंतन में है, और फिर उसके बारे में सोचने लगेगा, खुद ही ये सारा का सारा हो जाएगा। बहुत ही सिंपल उदाहरण से आप समझ सकते हो, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आप ना समझो, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है। स्मृति स्तर जिसे क्या बोलते हैं, पंचपदी प्रणाली, ठीक है, हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली, ठीक है। तो ये किस पर जोर देता है, याद करने पर जोर देता है। बोध या अबोध स्तर तो मॉरिसन्स ने दिया था, किसने दिया था, इसे मॉरिसन्स ने दिया था, जोर देता है समझने पर। चिंतन स्तर, ठीक है, मॉरिस पी हेंट ने दिया था, ये जोर देता है सोचने विचारने पर। इसके आधार पर छात्रों का बौद्धिक और मानसिक विकास किया जाता है, ये आपका हो जाएगा। स्मृति स्तर आता है सबसे पहले आपका, तो स्मृति स्तर वह आधार है जिसमें छात्रों को मानसिक स्तर के एक स्मृति पक्ष को आधार बनाकर शिक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है। इसमें क्या है देखो, अब समझते हैं इसे। इसमें बताया स्मृति स्तर वह आधार है जिसमें छात्रों को मानसिक स्तर के एक मतलब किसको चाइल्ड सेंटर्ड यहाँ पे बात की गई है, ठीक है, ये समझ लेना आप। बालक कभी भी चीज़ को समझ मतलब किसी भी चीज़ को समझने हैं तो उसका चित्र या चिन्ह के रूप में अपने मस्तिष्क में धारण कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका। इसमें छात्रों को सोचना समझना नहीं होता क्योंकि रटते हैं, ठीक है। वुडवर्थ के अनुसार इन्होंने जो परिभाषा दी उसमें बताया पहले सीखी हुई बातों को याद रखना ही क्या है, स्मृति। स्मृति क्या है, पहले सीखी हुई जो बातें उनको याद रखना ही स्मृति है, ठीक है। हर्बर्ट के स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिमान, तो इसमें देखो उद्देश्य आप ये याद रखिएगा क्योंकि ये जो हर्बर्ट का हो या मॉरिसन्स का हो या मॉरिसन्स पी हेंट उनका हो, ठीक है।
तो तीनों में ये आपको लगभग सेम ही चलते हैं ना दोनों में, ठीक है। उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली तथा मूल्यांकन प्रणाली। अब याद करना है आपको, संरचना में प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, स्पष्टीकरण और सामान्यीकरण प्रयोग। इसका मैं आपको तरीका बताऊंगा आप कैसे याद करोगे, ठीक है। हार्वर्ड के स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिमान उद्देश्य पहले आपका हो गया, संरचना हो गया, सामाजिक प्रणाली हो गया, मूल्यांकन प्रणाली हो गया। अब जो आपको उद्देश्य याद करने हैं वो कैसे याद करने हैं अभी देखना, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। देखो, प्रस्तावना में आपको तैयारी में आपको पता ही, प्रस्तुतिकरण में पता है, जब टीचर मतलब प्रस्तुत करेगा जो क्लास में, वो स्पष्टीकरण में उसके बाद में व्याख्या करेगा मतलब समझाएगा, सामान्यीकरण जनरेशन हो जाएगा, फिर प्रयोग एप्लीकेशन होगा, वो सारा का सारा आपका। अब इसको याद करेंगे कैसे, प्रस्तावना ने, ठीक है, प्रस्तावना ने प्रस्तुतिकरण को, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, प्रस्तावना ने प्रस्तुतिकरण को स्पष्टीकरण के द्वारा सामान्यीकरण के लिए प्रयोग किया, ठीक है। ऐसे आप याद करेंगे, ये आपके पांचों नाम आ गए इसमें। कहा प्रस्तावना ने प्रस्तुतिकरण को स्पष्टीकरण के द्वारा, ठीक है, स्पष्टीकरण के द्वारा सामान्यीकरण के लिए प्रयोग किया। तो ये आपकी 5 हेडिंग्स हैं जो आपको याद हो जाएगी। कई बार आप लिख लेना, पे लिख के याद करना, ठीक है। प्रस्तावना ने प्रस्तुतिकरण को स्पष्टीकरण के द्वारा सामान्यीकरण के लिए प्रयोग किया, याद हो जाएंगी सारी की सारी हेडिंग, ठीक है। ये हो गया, इसके बारे में तो आप लिख ही सकते हो। स्मृति स्तर के लिए सुझाव, इसमें क्या पाठ्यवस्तु क्रमबद्ध रूप में, क्रमबद्ध रूप में मतलब सीरियल लाइनर्स, ये नहीं कि मतलब ऐसे आगे पीछे, ये नहीं, सीरियल से होनी चाहिए। पाठ्य का प्रत्यास्मरण व पुनः प्रस्तुतिकरण, मतलब उस पर का है अधिक अभ्यास करना चाहिए, मतलब बच्चों को बार बार जो है उसको सिखाने के लिए अभ्यास कराना चाहिए। थकान के समय शिक्षण नहीं करना चाहिए, जो टीचिंग है वो जब आप थके हो तब ऐसा नहीं करना चाहिए, तब नहीं। व्यक्ति भिन्नता को व्यक्तिगत दृष्टिगत रखकर शिक्षण करना चाहिए, छात्रों के समुचित प्रेरणा प्रदान करनी चाहिए। ये आपका हो जाएगा। स्मृति स्तर की अवस्थाएं, तो आपको ये देखो, इसमें भी आपको मैं आपको अभी ट्रिक बता रहा हूँ। 3LR आप याद रख लेना, ठीक है, 3R या LR3 याद रख लेना, उससे भी हो जाएगा, वरना आप वैसे भी याद कर सकते हैं। अधिगम को उदाहरण, मतलब 1 मिनट, हाँ। तो अब से आप कैसे स्मृति स्तर की अवस्थाएं 3 या तत्व, ठीक है, ये आपके 4 हैं, इनको आप कैसे याद रखेंगे मैं आपको अभी बताता हूँ। अभी आपके तुरंत याद हो जाएंगे। आप कैसे करना है, देखो, अधिगम अवस्थाएं, ठीक है, अवस्थाओं में मतलब आप शुरुआत में बोल लेना जो स्मृति स्तर की है उसकी अवस्थाओं में अधिगम को धारण कर, ठीक है, अधिगम को धारण कर प्रत्यास्मरण और पहचान करना, अधिगम को धारण कर प्रत्यास्मरण और पहचान करना। आप ये याद रख लेना, एक लाइन में आपका हो जाएगा यहाँ से। और बाकी इसमें तो आपको सब कुछ लिख दोगे। अधिगम में सीखना में होता है, धारण रिटेंशन में क्या होता है, प्रत्यास्मरण पुनर्स्मरण क्या होगा, पहचान में तो आप समझ सकते हो पुरानी चीज़ें। अब यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी है, अच्छे से समझा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है, आपके सामने। अधिगम लर्निंग क्या है, जब किसी व्यक्ति के व्यवहार में अनुभव, अभ्यास और शिक्षण में वांछित परिवर्तन लाया जाता है या लाने का प्रयास किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, अधिगम बोलते हैं। अधिगम का जब किसी व्यक्ति के व्यवहार में अनुभव द्वारा, ठीक है, अनुभव, अभ्यास और प्रशिक्षण में वांछित परिवर्तन लाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, अधिगम कहा जाता है। धारण क्या होता है, धारण होता है सीखी हुई वस्तु अथवा संस्कारों को मस्तिष्क में स्थायी रूप से बनाए रखना, क्या कहलाता है, धारण कहलाता है, ठीक है। बहुत सिंपल लैंग्वेज आप पढ़ सकते हो। प्रत्यास्मरण में क्या था, सीखे हुए जो अनुभव है उनको चेतना मन में लाना, क्या प्रत्यास्मरण हो जाता है। पहचान में आपका क्या, किसी वस्तु अथवा व्यक्ति को कहा देख कर, मतलब कभी आपने देखा उसके बाद में उसको आपने फिर से पहचान लिया, वो सारा का सारा आपका पहचान में आ जाता है। स्मार्ट की विशेषताएं, विशेषता मतलब शिक्षण कैसा, इसमें विचारहीन, कोई विचार नहीं करता बात, क्योंकि रटने पर बल दिया जाता है, रटने पर आधारित है। ये शिक्षण का स्तर कैसा, ज्ञानात्मक है, आपको कठोर अनुशासन होता है और व्याख्यान तथा पुस्तक ये आपके हो जाएगा। हाँ, अब आता है आपका बोध स्तर का शिक्षण, ठीक है। ये किसने दिया था, मॉरिसन ने दिया था। ये जोर देता है समझने पर, ठीक है, ना कि जो है रटने पर। तो बोध स्तर का शिक्षण का मध्य स्तर है, ठीक है, मतलब बीच वाला है, क्योंकि एक वो हो गया आपका, दूसरा ये हो गया, फिर इसमें वो हो जाएगा। बोध स्तर शिक्षण पर बौद्धिक व्यवहारों के विकास के अधिक अवसर प्रदान किए जाते हैं। इसमें तथ्यों को रटने पर बल नहीं दिया जाता है, ठीक है, समझने पर दिया जाता है। इसमें छात्रों को अधिक से अधिक अवसर मिले और छात्रों में आवश्यक सूझबूझ उत्पन्न हो, ये रहता है। अवबोध का शाब्दिक अर्थ समझना, विचार को ग्रहण करना, गुण या विशेषता को स्पष्ट करके समझना तथा किसी तथ्य को स्पष्ट रूप से समझना, ये होता है, ठीक है। परिभाषा ये मॉरिस एवं बिग्गी के अनुसार दी गई है, इसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और फिर आता है मॉरिसन्स का बोध स्तर का प्रतिमान, ठीक है। तो इसमें देखो 3 है, अभी वहाँ भी बताया था, इसमें इससे पहले तो वहाँ भी 4 थे, ठीक है, तो यहाँ भी 4 हैं। उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली तथा मूल्यांकन प्रणाली, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, जो संरचना है इसमें अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मसातीकरण, व्यवस्था तथा वर्णन, बहुत सिंपल है, मैंने जो नीचे लिखे बहुत ही आसान में उसमें लिखे हैं। इसे आप याद कैसे लिख करेंगे, अन्वेषण ने प्रस्तुतिकरण को, वो कर्ता ने कर्म को वाला ना, उसी ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हो। अन्वेषण ने प्रस्तुतिकरण को आत्मसातीकरण के द्वारा व्यवस्था के लिए वर्णन किया, ठीक है, याद हो जाएगा आपका। बोध स्तर के शिक्षण के लिए सुझाव, तो कौन कौन सा सुझाव दिया इसमें, देखो
पहला है आपका स्मृत स्तर के शिक्षण की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर बोध स्तर का शिक्षण प्रदान किया जाए। मतलब जब बच्चा स्मृत स्तर के शिक्षण की परीक्षा उत्तीर्ण करे तभी उसको आगे यहाँ बोध स्तर में भेजा जाए, अदरवाइज नहीं। बोध स्तर के समारोह का अनुसरण क्रमबद्ध रूप में, वहाँ भी क्रमबद्ध है, यहाँ भी क्रमबद्ध रूप में ही चलेगा सीरियल से, ठीक है। शिक्षक को बोध स्तर के शिक्षण की समस्याओं विचार करके समाधान के लिए उचित प्रयास करने चाहिए। फिर प्रत्येक सोपान के बाद मूल्यांकन, ठीक है, मतलब जाँच एक प्रकार से वो सारी की सारी किया जाए। बोध स्तर शिक्षण की विशेषताएँ कौन कौन सी हैं? तो इसमें पहली विशेषता शिक्षण विचारपूर्ण एवं बोध केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। बोध स्तर शिक्षण छात्रों को स्वतंत्रता प्रदान करता है, ठीक है। छात्रों में सामान्यीकरण, सूझबूझ द्वारा समस्याओं के समझने की, ठीक। बोध स्तर शिक्षण में मुख्य रूप से तथ्यों व सिद्धांतों का बोध कराता है। मूल्यांकन के लिए निबंधात्मक वस्तुनिष्ठ, ये आपका 4 नंबर में आता है, अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ वाला। फिर आता है आपका अगला चिंतन स्तर, ठीक है। तो चिंतन स्तर का जो शिक्षण है, देखो इसमें क्या है, चिंतन स्तर में शिक्षक अपने छात्रों में चिंतन, तर्क तथा कल्पना शक्ति को बढ़ाता है ताकि छात्र स्मृति और बौद्ध स्तर दोनों के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें, ठीक है। तो ये था, मतलब इसे मॉरिस पी ने दिया था और ये जो जोर देता है वो सोचने समझने विचारने पर देता है, ठीक है। चिंतन स्तर का शिक्षण समस्या केंद्रित होता है, ठीक है। ये हो गया, मतलब बच्चा क्वेश्चन भी कर सकता है बहुत अच्छे से, ये हो गया आपका, ठीक है। फिर इसमें जो होता है हंट के स्तर का, देखो इसमें उद्देश्य संरचना 4 इसमें भी कॉमन आपके चलेंगे, ठीक है। 3 है इसमें। छात्रों को समस्या समाधान, ये बहुत सिंपल है, आप पढ़ोगे बहुत ही आसान भाषा में मैंने लिखा है, आप समझ जाओगे, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हो, मैं आपको मोटा सब बताते चलता हूँ, ठीक है। जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो ट्रिक्स वगैरह है थोड़ी बहुत, वो आपको मैं बता देता हूँ इसमें। ये इसका हो जाएगा, हाँ, और इसके सुझाव वगैरह हो। अब आते हैं यूनिट 3 पे, ठीक है। तो यूनिट 3 में जैसा अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया था, शिक्षण सहायक सामग्री, ये लॉन्ग में आता है आपका, एडगर डेल लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आता है। और जो आपका भाषा प्रयोगशाला लैंग्वेज लेबोरेटरी, ठीक है, वो भी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आपका आता है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शिक्षण सहायक सामग्री वाला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एडगर डेल वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 की तीनों हैं। जो शॉर्ट की बात रही तो ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया आपका, और आपका कंप्यूटर सहायक अनुदेशन हो गया, वो लॉन्ग में भी कभी कभी आ जाता है। ईमेल हो गया, इंटरनेट हो गया, ठीक है, और ये टेली कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह वो सारा का सारा आपका उसमें आ जाता है, ठीक है, 4 वाले में। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते, इसे भी आगे समझते हैं। इसमें भी मैं आपको एक ये जो जितना है, ठीक है, ये यहाँ पे समझने के लिए लगा लिए, यहाँ से आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा, ठीक है, इस वजह से। और बाकी अभी मैं आपकी इसको शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा, ठीक है। तो उससे आपका काफ़ी क्लियर हो सकेगा, ठीक है। ज़्यादा उसमें पढ़ना नहीं पड़ेगा, आधा पेज, मतलब बहुत ही कम में आप पूरा का पूरा समझ जाओगे। देखो अब इसमें शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता और महत्व, ठीक है, परिभाषा हो गया, विशेषताओं में क्या है, समय की बचत हो गया, रोचकता हो गया, सामग्री की उपलब्धता, यथार्थता, ये मैंने एडिंग कॉमन से लिख दें। शिक्षण सहायक सामग्री का वर्गीकरण, ठीक है, यहाँ पे पहले इंद्रियों के आधार पर, फिर प्रौद्योगिकी, फिर प्रक्षेपण के आधार पर, ठीक है। श्रव्य इसमें हो गया आपका ग्रामोफोन, रेडियो, ये आता जाता है। और आगे आपको अच्छे से समझाएंगे, बहुत ही मतलब आसान भाषा में, अभी आप खुद ही समझ जाओगे। सामग्री का अर्थ एवं परिभाषा, तो शिक्षण सहायक सामग्री क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो शिक्षक सहायक सामग्री हम एक प्रकार से बोल सकते हैं, मतलब शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा प्रयोग किए जाने वाले साधन या अध्ययन या युक्तियाँ जिनके द्वारा पाठ्यवर्ष को सरल, स्पष्ट, सुबोध और आकर्षक प्रभावशाली बनाया जाता है, वो सारा का सारा जो है आपका इसमें आ जाएगा, वो शिक्षण सहायक सामग्री कहलाएंगी। यहाँ पे अर्थ में जो सामग्री पाठ को रोचक, सुबोध बनाने और किसी संकल्पना या प्रत्यय विशेष को, ठीक है, ये है आपका शिक्षण सहायक सामग्री की परिभाषा। डेंड के अनुसार इन्होंने बताया है, सहायक सामग्री वह सामग्री है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री, ठीक है, को समझने में सहायता प्रदान करती है। ये किसने बोला, ऐसा दंड ने परिभाषा दी। फिर एल्विन स्ट्रॉन्ग ने बताया है, सहायक सामग्री के अंतर्गत उन सभी साधना को सम्मिलित किया जाता है जिसकी सहायता से छात्रों के पाठ में रुचि बने रहे, ठीक है, इंटरेस्ट बने रहे उसका, ठीक है, तथा वे उसे सरलतापूर्वक समझते हुए अधिगम के उद्देश्यों, मतलब जो सीखने के उद्देश्य उनको प्राप्त कर लेते हैं। ये शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व में उपयोगिता, तो इसका महत्व और उपयोगिता भी देख लेते हैं। सहायक सामग्री विषय को स्थायी रूप से सीखने व समझने में सहायक होती है या अनुभवों के द्वारा ज्ञान प्रदान करती हैं, अनुभवों के द्वारा, ठीक है, और इसमें समय व ऊर्जा दोनों की बचत होती है। भाषा संबंधी कठिनाइयों को दूर करती है। अध्यापक रुचिकर होने से छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं। छात्रों को वर्ष के प्रत्यक्ष, ये सारे के सारे आपके इसमें आ जाएंगे। छात्र कृत्रिम व प्राकृतिक वस्तुओं के बहुत ही सिंपल पॉइंट लिखे हुए हैं। शिक्षण सहायक सामग्री की विशेषताएं, समय की बचत, रोचकता, समय की बचत। शिक्षण सहायक सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो शिक्षण प्रक्रिया का कम समय ले, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, आप इसे पढ़ लीजिए। फिर सहायक इसके कार्य के अभिप्रेरणा, मतलब मोटिवेट करना, ठीक है, शिक्षक द्वारा सामग्री विद्यार्थियों को ध्यान केंद्रित कराने को विस्तृत, ये हो जाएगा। आप स्पष्टीकरण, क्वेश्चंस को अच्छे द्वारा, मतलब अच्छे उदाहरण के द्वारा उसे स्पष्ट करके समझाना। रटने को कम करना, शिक्षण में सुधार,
उद्देश्य इसके, ठीक है, छात्रों को सक्रिय बनाते हुए पाठ्य सामग्री का विकास करना, ठीक है, छात्रों की वस्तु, ये बहुत सिंपल है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। वर्गीकरण में अभी आपको ये मैं समझा देता हूँ आगे, ठीक है। चलो यहाँ पे थोड़ा बताता हूँ, उसके बाद मैं आगे से अच्छे से समझाऊंगा। अभी इंद्रियों या ज्ञानेंद्रियों के आधार पर इसमें क्या है, श्रव्य, ऑडियो, मतलब ठीक है, विजुअल, फिर ऑडियो विजुअल, ये सारे के सारे आ जाएंगे इसमें। जैसे देखो, हाँ, श्रव्य सहायक, ठीक है, जिसके लिए केवल मतलब श्रवण, मतलब केवल कान का, मतलब जिन्हें हम केवल सुन सकते हैं एक प्रकार से, तो जैसे ग्रामोफोन हो गया, लिग्मोफोन हो गया, रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर। ये दृश्य श्रव्य, मतलब इसमें जो है दृश्य सहायक सामग्री जिसमें केवल आंखों का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम केवल अच्छा देख सकते हैं, ठीक है, सुन नहीं सकते हैं वो बोल रहे हैं। तो ये क्या है, श्यामपट हो गया, आपका चित्र हो गया, आरेख हो गया, ग्राफ चित्र, ये सारा का सारा आ जाएगा। फिर दृश्य द्रव्य सहायक सामग्री, ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें देखो जिसमें कानों और आंखों मतलब दोनों का प्रयोग किया जाता है, तो दोनों का साथ हो। जैसे टेलीविज़न हो गया, आप देखते भी, आप सुनते भी, कंप्यूटर हो गया, देखते भी, सुनते हैं, दूरदर्शन हो गया, ठीक है, समाचार संबंधी फिल्म, नाटक, ये सारे के सारे आपके इसमें आ जाएंगे। फिर आता है प्रौद्योगिकी या तकनीकी के आधार पर, तो इसमें हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। कुल मिला के बात वही चलती, बस थोड़ा सा देखो, जिन्हें देख और सुन सकते हैं, ठीक है, वे किस में आएंगे, वे हार्डवेयर में आएंगे। जैसे आपका रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, प्रोजेक्टर हो गया। ये सॉफ्टवेयर जिन्हें केवल देख सकते हैं, ठीक है, वो होते हैं, वो सॉफ्टवेयर में आएंगे। जैसे चित्र हो गया, ग्राफ, ये सैंपल, ये सारा का सारा आपका इसमें आ जाएगा। प्रक्षेपण या प्रोजेक्टर के आधार पर, तो प्रक्षेपित सहायक सामग्री, अप्रक्षेपित सहायक सामग्री। फिर इलेक्ट्रॉनिक, देखो प्रक्षेपण या जिसे प्रोजेक्टर बोलते हैं, ठीक है, वहाँ अगर आपके सामने मतलब प्रक्षेपण आए तो आप कन्फ्यूजन मत हो जाए, ठीक है, इंग्लिश में याद देख लेना, ठीक है, प्रोजेक्टर ही लिखा होगा। प्रक्षेपित सहायक सामग्री, तो जो प्रोजेक्टर की सहायता से देखकर ज्ञान प्रदान करने में सहायक होते हैं। जैसे आपका स्लाइड स्ट्रिप प्रोजेक्टर हो गया, चित्र विस्तारक हो गया, सिरो पर ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी आपको दिखाएंगे, ठीक है, स्लाइड हो गया, टेलीविजन कंप्यूटर, ये सारे के सारे फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर के बारे में यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया है। वीडियो काफ़ी लेंथी हो सकती है, तो इसलिए मैं, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और बाकी मैं जो बताने वाला वो सारा का सारा आपको बताऊंगा, खाली इसमें मैं टाइम आपका बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। सिरों पर प्रक्षेपी, ठीक है, इसके परिचय ये हो गया। ओवरहेड प्रोजेक्टर, इसे ज़रूर तैयार कर लेना, ये 4 नंबर में आपका आता है। अब इसके बाद में आते हैं, इसकी विशेषताएं हो गए, लाभ हो गए, ये सारे के सारे सीमाएँ हो गए, और ये हो गया। अब आते हैं एडगर डेल, इसे अच्छे से समझना, बहुत लोगों को ये काफ़ी समझ में नहीं आता है, और जबकि इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, आप लोगों को काफ़ी डाउट्स रहते हैं इस बात को लेकर कि वो क्या है एडगर डेल। इसमें ऐसा कुछ नहीं, आपको अभी एक बार में ही सब समझ में आएगा, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, एडगर डेल का शंकु प्रतिमान, एडगर डेल ये एक मतलब इनका नाम है, व्यक्ति का। इनका जन्म कब हुआ था, 27 अप्रैल 1900 को, मृत्यु कब हुई थी, 8 मार्च 1985 को। जन्म स्थान इनका वेंसन, यूएस अमेरिका। शिक्षा शास्त्री थे, प्रोफेसर थे, ओहियो विश्वविद्यालय अमेरिका के। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया था, ठीक है, तो यह है ऑडियो विजुअल मेथड्स इन टीचिंग, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे जब कोई एग्जाम दोगे टीचिंग से रिलेटेड जिसमें ये होगा, तो वहाँ यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है। इनका जन्म से पूछेगा, या मृत्यु पूछ लिया, या इनकी पुस्तक पूछ लिए, ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे, ऐसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं आपसे, ठीक है। तो इसे अच्छे से हाँ, तो आप अच्छे से देखिए, एडगर डेल शंकु के प्रतिमान का अर्थ, ठीक है। अमेरिका के ओहियो विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्री एडगर डेल ने शिक्षण सहायक सामग्री, जो शिक्षण सहायक सामग्री अभी जो पीछे पड़ रहे थे ना, उनकी प्रभावशीलता को स्पष्ट करते हुए अनुभव शंकु का प्रतिपादन किया था, ठीक है। बच्चे को कैसे हम सिखा सकते हैं, किस माध्यम से सिखा सकते हैं जिससे उसे आसानी से ज़्यादा समझ आ जाए, ठीक है। ऐसी कौन किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। बच्चों को कैसे ज़्यादा सीखता है, वो देख कर सीख सकता है, वो खुद के अनुभव से सीख सकता है, या दूसरों से, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें बताया है, वो ग्राफ के माध्यम से, वो चित्र के माध्यम से अभी आपको मैं समझाऊंगा। एडगर ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक ऑडियो विजुअल, ये हो गया 1969 में, कोन ऑफ एक्सपीरियंस का प्रतिपादन किया था। अनुभव की प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक और आंतरिक हुई, ठीक है। प्राय निम्नलिखित स्रोतों या साधनों से ज्ञानेंद्रियों के प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा क्रिया करने के अनुभव प्राप्त होता है, ठीक है। ये किया करने से ये हो गया। चित्रों तथा अनुरूप से प्रस्तुत आकृतियों का चित्र वगैरह देखते उससे भी अनुभव प्राप्त होता है। मौखिक प्रणाली संकेतों, जैसे आप देखते हैं ना, कार आर का चिन्ह वगैरह लगा होता है, वो जो इशारों के माध्यम से इधर वापस हो जाओ, और जो है नो पार्किंग वगैरह पर चिन्ह होते हैं, वो सारे के सारे उनके माध्यम से भी सीखते हैं। मौखिक मुद्रित, ठीक है, मैंने बता दिया। कर्मेंद्रों मतलब कर्मेंद्रियाँ, देखो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, वो 5 होती है, लेकिन कर्मेंद्रियों में आपकी 2 आते हैं, हाथ और पैर, ठीक है। उनके द्वारा अनुभव प्राप्त होता है। और इसके जो घटक है, शिक्षण सहायक सामग्री एवं प्रविधियाँ, सहायक सामग्रियों के संदर्भ में ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों की क्रियाशीलता, बहु इंद्रियों और मूल अनुभव का संबंध, और शिक्षण सहायक सामग्री तथा सहायक सामग्री, ये आपका हो जाएगा। शंकु प्रतिमान या मॉडल, एडगर डेल का यह प्रतिमान या मॉडल एक शंकु के आकार द्वारा प्रदर्शित किया गया, ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं। तो इस शंकु में सबसे नीचे प्रत्यक्ष सार्थक अनुभव और सम्मिलित किया जाता है। इस अनुभव की प्रबलता सबसे अधिक होती है। फिगर से आप समझ सकते हैं, इसमें 11 स्टेजेज होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये 11 स्टेजेज कैसे याद रखनी है, अभी 1 मिनट में आपको याद हो जाएंगी, और 4 बार आप अपने रॉप पे लिखना, सारा का सारा आपका क्लियर हो जाएगा।
अब पहले आपको समझा देते हैं, फिर आपको इसकी ट्रिक बताते हैं। देखो सबसे पहले है ये सबसे ज़्यादा प्रभावी, ठीक है, वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव। हाँ आप देख पा, इसको हम छोटा कर लेते हैं थोड़ा, एक मिनट, दिख रहा होगा आपको। वास्तविक प्रत्यक्ष, ठीक है, अनुभव, नियोजित कृत्रिम और नाटकीय, ठीक है, प्रदर्शन, ये क्या है सारा का सारा मैं आपको इसको समझाता हूँ। ये सारे के सारे 11 जो है आपको एक लाइन में याद होंगे, वो आपको सूत्र का मतलब किस प्रकार से फार्म, देखो आपको ट्रिक ये अपनानी है इसमें। VPN काला प्रदर्शन, क्षेत्रीय प्रदर्शन, सचल स्थिर रेडियो प्रसारण, ठीक है, दृश्यात्मक तथा शाब्दिक प्रतीक। इसमें ये 11 नाम, 11 के 11 नाम तो आपके आ रहे हैं। आप इससे आसान कुछ बना सकते हो तो आप बना लेना, ये तो मैंने जल्दी में ऐसे ही कर दिया, ठीक है। जैसे आपको याद कर सको वैसे आप अपनी ट्रिक बना लेना, 11 के 11 याद करना, फिगर बनाना, बहुत अच्छे से समझा देना, ठीक है। ये नंबर यहाँ से आपको बहुत अच्छे से मिलेंगे और इसमें कुछ है भी नहीं, ठीक है। सबसे पहले देखो जो यहाँ से आपको अभी एक मतलब बहुत अच्छे से आगे आपको समझाएंगे। सूचना, ठीक, इन्फॉर्मेशन, यहाँ में जो 4 स्टेप्स आप देख रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 5, ठीक है। तो यहाँ से जो बच्चा सीखता है केवल 20% सीख पाता है, ठीक है। जो यहाँ आता है चलचित्र प्रदर्शन सामग्री तथा क्षेत्र भ्रमण, ठीक है, तो ये सूचना संज्ञान पर होते हैं, संज्ञान कौशल, तो इससे यहाँ से लगभग 40% सीख जाता है। और जो सबसे अधिक सीखता है वो प्रदर्शन नाटकीय अनुभव यहाँ से सीखता है। एडगर ने प्रतिमानों में लिखने को अधिक महत्व दिया है, ठीक है, क्योंकि लिखना बराबर जब बच्चा इन्होंने बताया लिखते हैं तो सुनता भी है देखता भी है, तो द्वि इंद्रिय अनुभव यहाँ से प्राप्त होता है उससे, ठीक है। अब सबसे पहले था आपका प्रत्यक्ष या वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखो मैंने बहुत मतलब लिख दिया एक शब्द में भी, घूमने जाना, जहाँ मतलब घूमने जाना, वहाँ से जो आप सीखना, ठीक है, जैसे ट्रिप्स वगैरह वहाँ जाते हैं तो उसके माध्यम से जब आप कुछ सीखते हैं तो वो आपका इसमें आ जाता है। नियोजित या कृत्रिम, इसमें वास्तविकता को देख पाना संभव ना हो तो वास्तविकता को आयोजित रूप में, जैसे आप कहीं टहलने गए आपका दोस्त वगैरह, ठीक है, ताजमहल देखा पर ताजमहल के बारे में आपने नहीं देखा पर आपको बता रहा ये ऐसा था, ये ऐसा, ये आपका किसमें आ जाएगा, नियोजित इसमें आ जाएगा। उससे जो आपने सीखा वो सारा का सारा इसमें। फिर नाटकीय अनुभव, ठीक है, या अभियंत्रण की भागीदारी, एक शब्द में कहें तो इसे स्टेज शो वगैरह जिसे ड्रामा करके बताते हैं ना, वो आपका इसमें आ जाएगा। प्रदर्शन हो गया आपका, ठीक है, नाटकीय अनुभव, कोई ड्रामा करके। क्षेत्रीय भ्रमण, ठीक है, मूलभूत अनुभव प्राप्त होता है, ठीक है, ले जाना वहाँ बच्चों को, ये सारा का सारा बहुत सिंपल, ये जो मैंने एक शब्द में करके लिखा आप इसे देखना समझ जाओगे आप, ठीक है। ये फिर एडगर डेर को उपयोगिता या लाभ, ठीक है, अब को गहनता, ज्ञान केंद्रों, ठीक, कर्मेंद्र, ये सारा का सारा आपका बहुत सिंपल ही है, आप समझ जाओगे इसे। अब इसके आगे आते हैं भाषा प्रयोगशाला, ये भी लॉन्ग में आता है आपका शॉर्ट में भी आ जाता है, ठीक, कभी कभी थोड़ी वेरी शॉर्ट में भी इसे कुछ ना कुछ रख देता है। तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो लॉरेंस मिस्टुलारो व डेविस डेनियल है, 1965-66 अमेरिका में थे। और इनके जो भाषा प्रयोगशाला का मुख्य बिंदु का है वो है भाषा शिक्षण, ठीक है। शिक्षण के लिए सामग्री है इसमें कंप्यूटर, वर्तमान में वैसे क्या था, टेप रिकॉर्डर हो गया, माइक हो गया, सीए हो गया, हेड प्रोजेक्टर, ये सारे के सारे आपके इसमें थे। तो भाषा प्रयोगशाला क्या है, भाषा प्रयोगशाला एक प्रयोगशाला एक अच्छा, एक इसकी मैंने वीडियो अलग से डाली हुई, शायद उसमें अच्छे से आपको ना समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझाया। अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसे देख लेना जाके एक बार, वहाँ से आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा। ये हो गया आपका, इसके लिए पाठन और शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, बहुत सिंपल है, परिभाषा आप याद कर लेना। और निर्माण इसमें पांडुलिपि मतलब जिसे बोलते हैं नोट्स वगैरह तैयार करके उनका फिर टाइपिंग करना, फिर उनका परीक्षण व सुधार करना, ये सारे के सारे बहुत ईजी पॉइंट्स हैं। भाषा प्रयोगशाला उपकरण, ठीक है। परामर्शदाता का पोस्ट भी देखो, परामर्शदाता जो होता है वो अध्यापक को बोला जाता है, ठीक है, मतलब टीचर को बोला जाता है। का कोष्ठभूत मतलब बैठने का स्थान होता है, ठीक है। श्रवण मतलब सुनने वाला, जहाँ पे विद्यार्थी को बोला गया, ठीक है, विद्यार्थी जो सुनता है, ठीक है। कोष्ठभूत मतलब बैठने का स्थान ऐसा होता है। फिर नियंत्रण कक्ष, कंट्रोल रूम जिसे बोलते हैं, जिसमें सारा का सारा हैंडल किया जाता है। इस कोर्स में टेप या मास्टर टेप होते हैं, इसमें ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें परामर्शदाता छात्र से संपर्क करता है। परामर्शदाता के कोर्स में इसमें इसके माध्यम से छात्रों की आवाज़ को परामर्शदाता अध्यापक सुन सकता है तथा उपयुक्त सुधार कर सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन स्विच, इसके माध्यम से छात्रों के लिए रिकॉर्ड किया गया कार्यक्रम नियंत्रित किया जाता है, मतलब जो उसने रिकॉर्ड किया वो सारा का सारा उसका वो करना। फिर ग्रुप कॉल स्विच, ठीक है, इसमें ये मैंने शॉर्ट ट्रिक लिखे, आप इससे भी याद कर सकते हो। अगर लॉन्ग में आता है तो आपको काफ़ी कुछ लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने इसमें लिख दिया है। ये सारा का सारा आपका हो जाएगा, ठीक है, बहुत सिंपल है, आप पढ़ लेना, आपको अच्छे समझ में आएगा। नहीं आना तो आए तो आप कमेंट करना, मैं अलग से वीडियो बिल्कुल बनाऊंगा इन सब के लिए, ठीक है। पर ये काफ़ी लेंथी वीडियो महामैराथन क्लास है, आपको पता है काफ़ी लेंथी वीडियो हो सकती है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा आपको समझा भी नहीं रहा, ऐसे ही बताते चलने मोटा मोटा था, ठीक है। और बाकी आपको किसी भी टॉपिक में हो तो आप कर देना, उसमें मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, ठीक है, ये कंप्यूटर सहायक अनुदेशन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आता है। तो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का अर्थ हम परिभाषा पहले समझते हैं। तो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, अभिक्रमित अनुदेशन, ठीक है, ये अभिक्रमित अनुदेशन ये आपका लॉन्ग में आता है, अभी मैं आपको इसके बाद में वो समझाऊंगा, ठीक है। इसमें काफ़ी लोगों के डाउट्स, क्योंकि वो आपके सिलेबस में भी क्वेश्चन नहीं मिलता है पर आता है, ठीक है।
अभिक्रमित अनुदेशन का ही एक विशिष्ट रूप है। इसके द्वारा छात्र अपनी योग्यता व गति के अनुसार व्यक्तिगत रूप को स्वाधिगम प्राप्त करते हुए अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। इसके द्वारा छात्र अपनी क्षमता व गति के अनुसार सीखता है। इसमें छात्रों को तुरंत ही पृष्ठपोषण या फीडबैक प्राप्त हो जाता है। ये फिर परिभाषा आती है, तो परिभाषा में क्या है, हिलगार्ड एवं ब्राउनर के अनुसार, तो हिलगार्ड एवं ब्राउनर के अनुसार इन्होंने क्या बताया, कंप्यूटर से अनुदेशन का क्षेत्र अब इतना व्यापक हो गया कि अब मात्र शिक्षण मशीन या अभिक्रमित अनुदेशन के रूप में अनुप्रयोगों में नहीं किया जा सकता है। हाँ, ये इसमें देखो, हाँ ये बताया, कंप्यूटर साइंस का अनुसार अभिक्रमित अनुदेशन का एक रूप है। इसके द्वारा छात्र अपनी योग्यता, ठीक है, मतलब जो उसकी कैपेसिटी होती है उसके अनुसार, अपनी गति के अनुसार अपने ही आप, ठीक है, वो सीखता है। इसमें जो मतलब अध्यापक होता है वो नहीं होता, वो गाइडेंस नहीं देता कि आपको वो, क्योंकि कंप्यूटर पे बच्चा काम करता है तो उसके हिसाब से सारा का सारा अपने आप ही सीखता है, छात्र अपनी गति के अनुसार सीखता है। इसमें छात्र को तुरंत ही पृष्ठपोषण या फीडबैक प्राप्त हो जाता है। एक अगर हम इसका एग्जाम्पल लें, ठीक है, इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा वो टेक्स्ट बुक्स वगैरह, टेस्ट सीरीज जो चल रही है आज के, वो मतलब जब आप करते हैं ना क्वेश्चन वगैरह सब, तो तुरंत ही फीडबैक मिल जाता है ना, तो वो सारा का सारा इसमें ही आपका आ जाएगा। कंप्यूटर सहायक सामग्री की विशेषताएं, विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग, जैसे विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाना, ऐसे सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों के द्वारा नहीं तैयार किए जाते हैं, मतलब जल्दी नहीं, तो ये सारी की सारी इनकी वो रहती हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम, ठीक है, उसको छात्र अनुक्रिया करेगा, ठीक है, रिस्पॉन्स स्टूडेंट, छात्र सक्रियता, फिर शिक्षक का विकल्प, शीघ्र पृष्ठपोषण, स्वगत से अधिगम, ठीक है, बच्चा मतलब अपनी गति से अधिगम, स्वाभिप्रेरणा, सेल्फ मोटिवेट होता है, ठीक है, ये सारा का सारा है। स्वगत से अधिगम, लाभ एवं स्वगत से अधिगम मतलब बच्चा अपने आप सीखता है, इसकी रुचि बनी रहती है, उसके अनुसार ज्ञान का स्थायित्व होता है, ठीक है। बड़े आकार के कक्षा के लिए उपयुक्त होती है ये विधि, बहुत से लोगों को बैठाल के करवा सकते हो, और शिक्षक केवल एक ही काम कर सकता है। शिक्षक का विकल्प, शीघ्र पृष्ठपोषण, बारंबार अवसर, मतलब बार बार आप इसमें अपना वो भी कर सकते हो, सीख सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। खर्चीला सॉफ्टवेयर की कमी, ये सारा का सारा आपका इसमें रख रखाव की समस्या, ये बहुत ही सिंपल पॉइंट है, बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने इसमें रख दिया है, लिखा है, आप पढ़ोगे समझ जाओगे। मैं अब इसमें आता है प्रोग्रामित अभिक्रमित अनुदेशन, ठीक है, ये किसने दिया था, ये BF स्किनर ने दिया था, अभिक्रमित अनुदेशन। तो अभिक्रमित अनुदेशन का अर्थ, अभिक्रमित अनुदेशन छात्र द्वारा स्वतः शिक्षण एवं सीखने की विधि मानी जाती है। इस विधि का व्यक्तिगत शिक्षण पर विशेष महत्व है। अभिक्रमित अनुदेशन को स्वतः अनुदेशन, व्यक्तिगत अनुदेशन तथा अभिक्रमित अनुदेशन आदि के नामों से जाना जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन क्या, अभिक्रमित अनुदेशन जो छात्र द्वारा स्वतः शिक्षण एवं सीखने की एक विधि है, जिसमें बच्चा स्वयं ही सीखता है, ठीक है, तो ये है। अभिक्रमित अनुदेशन का निर्माण किसने किया था, BF स्किनर, कभी कभी BF स्किनर का पूरा नाम आ जाता है, तो आप याद रखिएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन स्किनर, ठीक है। 1954 में भारत में सर्वप्रथम 1963 में होता है। इसके अंतर्गत विषय वस्तु, ठीक है, कंटेंट जो होता है उसके छोटे छोटे फ्रेम बना दिए जाते हैं। बालक एक फ्रेम को पढ़कर क्रिया करता है, सही अनुक्रिया करने पर उसे अगले फ्रेम में भेज दिया जाता है और उसे पुनर्बलन दिया जाता है। BF स्किनर के अनुसार इन्होंने जो इसकी परिभाषा दी बताई, अभिक्रमित अनुदेशन अधिगम शिक्षण की कला तथा सीखने का विज्ञान है, ठीक है, ये हुआ आपका। फिर SM कोरे के अनुसार अभिक्रमित अनुदेशन एक ऐसी शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें बालक के वातावरण को सुव्यवस्थित ये हो जाएगा आपका। इसके बाद में आता है इस अभिक्रमित अनुदेशन के मूल सिद्धांत है। तो ये जो सिद्धांत है इनको याद करने की मैं अभी आपको एक ट्रिक भी बता रहा हूँ, बहुत जल्दी आपको याद हो जाएंगे। कैसे याद करना है, देखो, अभिक्रमित अनुदेशों के जो 5 सिद्धांत हैं, अभी मैं आपको ये ट्रिक समझा रहा हूँ। लघु पदों का सिद्धांत, ठीक है, पद बराबर इसमें फ्रेम होता है। सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, तत्काल प्रतिपूल, बहुत सिंपल पॉइंट है। स्वगत से सीखने का सिद्धांत, मतलब ठीक है, स्वयं मूल्यांकन, सेल्फ, बच्चा जो है खुद मूल्यांकन करता है, अपना इवैल्यूएशन कर सकता है, ठीक है। अब इसे आप याद कैसे करोगे, 5 पॉइंट अभी आपको याद हो जाएंगे, आप भूलोगे भी नहीं। लघु पदों का सिद्धांत, देखो, इसमें आपको लघु पदों ने सक्रिय अनुक्रिया को तत्काल प्रतिपुष्टि के द्वारा स्वगत से सीखने के लिए स्वमूल्यांकन, ठीक है, मूल्यांकन किया, या ये आप कुछ भी ऐसे कर सकते हो, लिख ले, याद कर लेना, जैसे कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदाय के लिए, तो ऐसे आप याद करना, याद हो जाएगा, 2-4 बार लिखोगे अच्छे से याद हो जाएगा। लघु पदों ने सक्रिय अनुक्रिया को तत्काल प्रतिपुष्टि के द्वारा स्वाधिगम से सीखने के लिए स्वयं मूल्यांकन किया, ठीक है। कैसे पढ़ोगे, लघु पदों ने सक्रिय अनुक्रिया को तत्काल प्रतिपुष्टि के द्वारा स्वयं सीखने के लिए स्वगत से सीखने के लिए स्वमूल्यांकन किया, ठीक है, याद हो जाएगा आपको। इसमें बहुत रेखीय होता है, देखो, अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार, तो ये आपका रेखीय होता है, साकी होता है, अवरोह या मैथमेटिक्स होता है, ठीक है, कंप्यूटर आधारित अभिक्रम, ठीक है। तो अभिक्रमित अनुदेशन के पद या तत्व, ठीक है, 3 तत्व होते हैं। तो इसको देखो, इसको कौन दिया था, BF स्किनर ने दिया था इसको, ठीक है। साकी को नॉर्मल एक राउडर ने दिया था, ये बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे समझाया। आगे अभी रेखीय और साकी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों आपके सिलेबस में है, बाकी ये नहीं है। हाँ, तो ये जो क्वेश्चन है इसको आप अच्छे से तैयार करके जाना। ये क्वेश्चन लगातार हर साल आया हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मान लो ये 100% क्वेश्चन आएगा, ठीक है।
ये हुआ आपका। अब इसके तत्व हो गए, ठीक है। उद्दीपन फ्रेम पर ये बहुत सिंपल है, अभी आपको बता देंगे। अभिगमित अनुदेशन की विशेषताएं, इससे अधिगम के दौरान बालक अधिक क्रियाशील रहते हैं, बालक अपना मूल्यांकन स्वयं करते हैं, ठीक है। इसमें तकनीक के माध्यम से पत्राचार शिक्षण संभव, इसमें सीखने वाला सतत कैसा है, व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखा जाता है। क्रमिक अनुदेशन की विशेषताएं, इस तकनीकी का प्रयोग करने के लिए अध्यापक को विशेष परीक्षण की आवश्यकता होती है सभी विषयों। अब इसमें आते हैं इसके जो अंतर है, रेखीय और शाखीय अभिगम। प्रवर्तक इसके कौन है, इसके देखो प्रवर्तक है BF स्किनर, ठीक है। इसके प्रवर्तक कौन है, नॉर्मन ए क्राउडर, ठीक है। इस ये आप याद रखना है। अब यहाँ से आ जाओ, इसमें कौन छोटे फ्रेम होते हैं, इसमें कैसे फ्रेम होते हैं, बड़े फ्रेम होते हैं। एक ही मार्ग का अनुसरण करता है, इसमें 4 विकल्प होते हैं। मतलब इसमें जो लाइनर होता है रेखीय, रेखीय का मतलब ये होता है लाइनर एक के बाद 2 आना, 2 के बाद 3 आना, ये आपका चलता है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे। लेकिन शाखीय में क्या होता है, शाखीय मतलब होता है शाखाओं में किसी चीज़ को बांटना। जैसे आपका ए है, ये 4 शाखाओं में बट गया, ये आपका शाखीय हो जाता है, ठीक है। फिर आपका अगला फिर कोई पॉइंट है वो फिर उसे बांट दिया, ये होता है। जबकि रेखीय में मैंने बताया क्रम से ए के बाद में बी आपका आएगा, बी के बाद में सी, मतलब लाइनर होगा। इसमें ये पार्ट मतलब इसमें शाखाओं में बटा नहीं होता, बस इतनी सी बात है, आप याद रखिएगा। त्रुटियाँ होने की इसमें कम संभावना होती है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन होते हैं एक प्रकार से तो वो स्केच टाइप से होते हैं ना, स्केच। लेकिन इसमें क्या 4 विकल्प दिए होते हैं। त्रुटियाँ जब गलत होती हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। पुनर्बलन हो गया, निदान एवं उपचार हो गया, रेखीय और शाखीय हो गया। अब रेखीय और शाखीय में आते हैं, देख रहे हैं आप, मैंने यहाँ पे समझाया भी है, ये ऐसे बता दिया 1 2 3 इसमें लाइनर में चलता है, उसमें ऐसे चलता है। इसमें सवाल सीधे आगे बढ़ता है, इसमें शाखाओं के साथ बढ़ता है। प्रत्येक पर सवाल को फ्रेम बोलते हैं, इसमें जो है फ्रेम कम या ज़्यादा होते हैं, उसमें कम होते हैं। सरल रेखा को माइनस चिन्ह द्वारा ऐसे प्रदर्शित करते हैं, कोड को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। इसमें मैंने जो उदाहरण दिया इस बात को आप याद रखिएगा। राजस्थान में अनेक वीर हुए, क्योंकि देखो यहाँ पे स्केच जैसे ये ऑप्शन होता है उससे आपको जो है मतलब सरल से जटिल की ओर ये जाता है एक प्रकार से, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो आप देखेंगे इसमें जैसे कुंभगढ़ हो गया, हल्दीघाटी हो गया, चावड़ाव हो गया, गोलकुंडा हो गया, तो ये सब महाराणा प्रताप से रिलेटेड है। कहीं जन्म हुआ, कहीं मृत्यु हुई, कहीं कुछ हुआ, ठीक है। कहाँ तो वो सारे का सारा इनका रिलेटेड है। जैसे आपने उत्तर कहीं कुछ लगा दिया, ठीक है, ए लगा दिया, तो ए में आप जाके वहाँ पे आगे दिया होगा ए के लिए पेज नंबर आप इतने खोलिए, ठीक है, उसको पढ़िए, तो बच्चा फिर उसको पढ़ेगा, उसको सही पता लगा ये तो मेरा गलत आंसर था, ये तो यहाँ पे जन्म नहीं, इनका मृत्यु या XYZ क्या हुआ, वो सारा का सारा आपको मिलेगा, सिखा देंगे वहाँ पे, बताएंगे, ठीक है। फिर जब वो गलत होगा फिर आप सही पढ़ोगे ना, कि जैसे ये वाला हुआ तो सही क्या सही, आप वो देखो फिर उसके बारे में पढ़ोगे, ठीक है। तो एक प्रकार से कुछ लाभ भी हैं, कुछ हानियाँ भी हैं, ठीक है। ये मैंने बताया 71 पर मिले, जहाँ जाओगे ये सारा का पूरी जानकारी देते हैं बच्चों को, सही उत्तर देने पर उसे अगला आगे चला जाता है, नहीं तो अतिरिक्त जानकारी मिलेगी बच्चे को। तो ये होता है, ठीक है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन को वांछित अनुक्रिया पुनर्बलन पर आधारित होती है। इसके द्वारा व्यक्ति के इच्छित का अंतिम व्यवहार पर पहुंचता है। इसमें विषय वस्तु के छोटे छोटे फ्रेम या पदों को बांटा जाता है। प्रत्येक पद या छात्र को नया ज्ञान देता है। प्रत्येक पद पर छात्र अनुक्रिया करता है, जिसका संबंध अंतिम व्यवहार से होता है। ये हो गया। आप इसको केवल इनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए इसमें है क्या, ठीक है। बाकी तो आप खुद ही लिख सकते हो। प्रस्तावना प्रश्न, शिक्षण प्रश्न, अभ्यास प्रश्न, इनकी भी याद करने की ट्रिक है, ठीक है, आप बना लेना, ठीक है। प्रस्तावना, शिक्षण, अभ्यास, ये सारा का सारा ऐसे सिंपल से बन जाएगा, आपकी जो मर्जी हो वैसे आप बना लीजिएगा। अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताएं, इसमें पाठ्य सरल से कठिन की ओर होती है, स्वादिगम ये हो जाता है आपका। पदों का क्रम तार्किक बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ लेना, ठीक है, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये हुआ। अब आते हैं आपका रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन प्रतिपादक ये हो गया। शाखीय, ठीक है, शाखीय में इसमें क्या होता है, ये शाखाओं में बटा होता है। मैंने अभी समझाया था आपका कार्य विश्लेषण, प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, उसके बाद में निदान होगा, फिर क्या उसका उपचार होगा, ठीक है। फिर बहुनिर्वाचन पृष्ठ पर ये जो मैंने ये रखे, ये मैंने हेडिंग्स डाली, इनके बारे में भी आपको लिखना है, आप लिख लेना थोड़ा 2-2 लाइन, ठीक है। अभिक्रमित अनुदेशन के गुण, इसमें ये होता है शाखीय अभिक्रम के गुण, ये हो गया। बहुविकल्पी पृष्ठ पर ये हो गया आपका। इसके बाद में इसकी सीमाएं दोस्त में आप लिख देंगे, बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है, ये सारी की सारी आप देख रहे हैं। तो ये आता है यूनिट 4 अब आपकी आई। तो यूनिट 4 में आपको क्या देखना है, देखो यूनिट 4 ये जो है अधिगम एवं शिक्षण का प्रबंधन, ठीक है। या हम जैसे अधिगम मीन्स होता है सीखना, प्रबंधन मीन्स होता है सिखाना, शिक्षण मीन्स होता है, ठीक है। तो ये मतलब सीखने और सिखाने का एक प्रकार से प्रबंधन है। इसमें क्या होता है, इसमें हम बच्चे को कैसे सिखाते हैं, हमें टीचर को कैसे मतलब क्या करना है, पहले मतलब जब आप जाएंगे तो प्लानिंग करके जाएंगे, फिर ऑर्गेनाइजेशन, संगठन या वो करेंगे आप, ये सारे के सारे पॉइंट्स याद रखना, आपको क्या क्या करना है वो सारा का सारा इसमें आता है। शिक्षण अधिगम प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन लगातार आता है। इसमें एक और भी एक मतलब मैं ट्रिक मैं आपको बताऊँगा, पुलिस शब्द ये आपको इसमें यूज करना होता है। इसमें क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, पी से प्लानिंग होता है, ठीक है, योजना बनाना, ठीक है, प्लानिंग हो जाएगा आपका। ओ से आपके ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, जिसे संगठन बोलते हैं। एल आई से आपका लीडिंग हो जाएगा, ठीक है। सी से आपका कंट्रोलिंग हो जाएगा, नियंत्रण, या ई से इवोल्यूशन, या ठीक है, लेकिन यहाँ पे संगठन या नियंत्रण एक ही बोला गया है।
ब्लूम्स के ज्ञानात्मक इसकी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से समझ लीजिएगा। अधिगम, ठीक है, अधिगम क्या है? शिक्षण अधिगम व्यवस्था का प्रत्यय डेविस एवं थॉमस ने दिया है। यह प्रत्यय ठीक है संबंध केंद्रित होता है। इसके अनुसार शिक्षण के दो प्रमुख कार्य हैं, शिक्षण तथा अधिगम की क्रियाओं की व्यवस्था करना, शिक्षण तथा अधिगम के दोनों के साथ प्रक्रिया करना। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण के द्वारा जो भी कार्य संपन्न किए जाते हैं उन सभी का वर्णन, अध्यापन, ये आपका हो जाएगा। फिर ब्लूम्स के अनुसार इन्होंने बताया है शिक्षण की विधियों, युक्तियों, क्रियाओं आदि के द्वारा छात्रों के ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों के विकास को अधिगम कहा जाता है। प्रबंधन का अर्थ एवं परिभाषा, प्रबंधन कला के साथ साथ एक विज्ञान भी है। प्रबंधन से तात्पर्य बालक उपलब्ध संसाधनों में ऐसे समुचित प्रयोग से जिसके माध्यम से ये आपका हो जाएगा। अन्य शब्दों में साधनों तथा स्रोतों को समुचित रूप में प्रयोग करने को योग्य आर्यस रेसर के अनुसार प्रबंधन के अंतर्गत उद्देश्यों का प्रतिपादन, उनको प्राप्त करने के नियोजन, ठीक है, नियोजन करना, ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सारे के सारे चलते हैं। एक कभी कभी 4 नंबर में आता क्वेश्चन आता है, एक टिप्पणी लिखिए शिक्षक का एक प्रबंधन पर, शॉर्ट नोट आपको एक टिप्पणी लिखनी है, तो उसमें वही क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, किसे पढ़ाएं, क्यों पढ़ाएं, ये सारा का सारा उसमें चलता रहता है। शिक्षण अधिगम प्रबंधन या व्यवस्था, शिक्षण अधिगम व्यवस्था आधुनिक सिद्धांत पर आधारित है। डेविस के थॉमस के अनुसार शिक्षण अधिगम की व्यवस्था का आधुनिक, बहुत सिंपली मैंने लिखा है भाषा में, आप समझ लेना। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, ये आप छोटा सा एक फिगर बनाइएगा, ठीक है, अच्छे से समझाइएगा फिर इसे। ये हो गया आपका छात्रों के व्यक्तिगत आवश्यकताओं की, ये सब बहुत ही सिंपल है। अब आगे आते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ठीक है। देखो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की मैं लिंक नीचे दे रहा हूँ, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे सख्त तरीके से समझाया, बहुत अच्छे, ठीक है। इसमें आपको कुछ ज़्यादा लग रहा है क्योंकि आप समझ जाएंगे तो आपको ये बहुत ही सब आसान लगेगा, ऐसे लग रहा है आपको बहुत कुछ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, जबकि इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये परीक्षाओं के, ठीक है, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, ये आपका शॉर्ट में आ जाता है, कभी लॉन्ग में, शॉर्ट में आपका आता है निबंधात्मक परीक्षाएं क्या होती हैं, और ये आपका हो गया इसके दोस्त, ये तरह मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। और जो यूनिट 5 और यूनिट 6 है, यूनिट 4 भी, या जिस यूनिट में अब हो सकता तो टाइम में यूनिट वाइज भी मैं आपको मतलब बताऊँगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत कुछ आपको नहीं मैं बता पाया हूँ, ठीक है। यूनिट मतलब जो आपकी बची हुई है 5 and 6, ठीक है, ये आपको हम उसमें भी समझा देंगे, आगे समझाएंगे, और बहुत कुछ इसमें नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं, इसलिए। और ठीक, तो चलिए अब वेरी शॉर्ट कर लेते हैं 2016, 2017, 2018 और 2019 के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इन्हें मतलब करते हैं। पहला जो 2016 का ये करते हैं। 2016 में पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के 4 भाग बताइए, ठीक है, या 4 भाग लिखने हैं, तो कौन कौन से हो गए आपके? मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, CPU हो गया, ये 4 होते हैं। इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो। इसके 3 प्रकार होते हैं, मोनोफ्रेम, ग्रे स्केल और जो है रंगीन मॉनिटर। ये हो गया अल्फ़ाबेटिक कुंजी, न्यूमेरिक कीबोर्ड में ये सारी की सारी होती हैं, कर्सर। अब आते हैं आगा। दूसरा आपका क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रबंधन के सोपान लिखे, तो इसकी मैंने ट्रिक बताई थी, पुलिस वाली, वही आपको 4 सोपान होते हैं, POLICE, ठीक है, P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजेशन, LI से लीडिंग, C से कंट्रोलिंग, I से एवोल्यूशन, पर C से कंट्रोलिंग, यहाँ तक ही आपको रखना है। इसमें दोनों आ जाते हैं आपके। नियोजन, संगठन, आचरण, ये हो गया, ठीक है, छोटा सा डायग्राम बना देना, अच्छा रहेगा। 2 शिक्षण कौशलों के नाम लिखे, तो 2 शिक्षण कौशल, देखो या 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं शॉर्ट में, जो वेरी शॉर्ट के, जो आपके जो है क्वेश्चन पेपर से ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्रस्तावना कौशल हो गया, प्रश्न कौशल हो गया, ये देखो उद्दीपन परिवर्तन हो गया, श्याम पर, ये आपका लॉन्ग में आता है इसमें, ठीक है, आपको अभी मैंने बताया था यूनिट 5 में, तो यहाँ से लॉन्ग में आता है, और बाकी आप कोई भी 2 लिख सकते हो इसमें से। NCT का पूरा नाम लिखिए, तो NCT का ये इसमें भी चलता है, और आपके उसमें जो है समकालीन भारत उसमें भी चलता रहता है, तो किसी में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। NCT तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जिसे राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद भी बोलते हैं। इस परिषद की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1973 में की गई थी। इस परिषद का मुख्य उद्देश्य था शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव करना था। इस परिषद का कार्य शिक्षक शिक्षा में से संबंधित क्षेत्रों में सरकार को, ये हो गया पाठ्यक्रम योजना के 2 उपागम लिखे, तो 2 उपागम को ना हर्बर्ट हो गया, ब्लूम हो गया, ठीक है, ये आपके जो लेसन प्लान बनाए जाते हैं, हर्बर्ट मेथड हो गया, आपका ब्लूम हो गया, तो ये 2 इस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित रहते हैं। उसके अलावा भी हैं, जैसे जॉन डीवी तथा किलपैट्रिक उपागम हो गया, ठीक है, मॉरिसन्स हो गया, अमेरिकन हो गया, तो ये इनके हिसाब से भी होता है। आप कोई भी 2 लिख सकते हो, हर्बर्ट ब्लूम ज़्यादा सही रहेगा। और NROER का, ठीक है, तो NROER तो इसे नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑफ एजुकेशनल रिसोर्स, ये ठीक है, जैसे ह्यूमन में 4D जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, उसके CT का इसका आपको फुल फॉर्म लिख देना है। और क्वेश्चन नंबर 7, इसमें जो है इंटरनेट ना तो कठोर है ना सिर्फ अनुदेशन तकनीक में से, ये आपका इसमें आया हुआ है। फिर बुनियादी शिक्षण प्रतिपादन तो रॉबर्ट ग्लेसर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। इसके बाद में शिक्षण की 3 अवस्था होती है, लॉन्ग में आता है पूर्व तत्परता अवस्था, और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स 2 नंबर में लिख दिया। तो अगला आपका कौन सा है? इसका मैंने सूत्र भी वो ट्रिक बताई थी, प्री इन पोस्ट, आपको याद होगा ना, अभी मैंने बताया प्री इन पोस्ट, पी से प्री जो है प्री एक्टिव फेस, इंटर एक्टिव फेस एंड
पोस्ट एक्टिव फेज, ठीक है, शिक्षण की अंतिम अवस्था। तो ये आपका हो गया। फिर आता है 2017 का। आप 2017 देखते हैं, पहला ये देखो रिपीटेड क्वेश्चन है। पाठ योजना के 2 उपागम लिखे, अभी पीछे मैंने 5 उपागम बताया, उसमें से आप 2 कोई भी लिख दीजिए, हार्वर्ड हो गया, ब्लूम हो गया। शिक्षण की परिभाषा दीजिए तो टीचिंग की एक परिभाषा दे दीजिएगा, कोई भी जो भी आपको याद हो। ठीक है, और ये मैंने इसमें लिख दी, आप इसे भी पढ़ सकते हो। यूजीसी का पूरा नाम तो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जिसे बोलते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना इसकी 1956 में हुई थी। नींव रखी थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 28 दिसंबर 1910 इसके, ये सारा का सारा इसमें मैंने लिख दिया है। NROER नेशनल स्पॉन्सरशिप जो भी मैंने इस पर बताया था, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। कंप्यूटर के 4 विभिन्न भाग बताए, मॉनिटर कीबोर्ड सारे के सारे रिपीटेड चल रहे हैं, आप देख रहे हैं। शिक्षा के मूल्यांकन की 2 विधियों के नाम लिखे, निरीक्षण हो गया, साक्षात्कार हो गया, प्रश्नावली और ये जो दूसरी है, ठीक है, ये यहाँ पे ज़्यादा आपसे पूछी जाती है। शिक्षण तकनीकी की समस्याओं की समस्त क्रियाएं उद्देश्य केंद्रित होती, सत्यादेश में आया है, कार्य विश्लेषण सत्य। तो अब आते हैं 2018, ठीक है। तो 2018 के वेरी शॉर्ट है अभिगमित अनुदेशन के प्रकार। तो ये 4 प्रकार होते हैं, यहाँ पे आप 5 भी देख रहे हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार से। रेखीय अभिगमित अनुदेशन, साखी अभिगमित अनुदेशन, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर आधारित, ये 4 हैं, ठीक है। यहाँ पे स्वनिर्देशन भी है, ठीक है, क्योंकि सबके अनुसार अलग अलग है। साखी अभिगमित अनुदेशन के जनक कौन है? नॉर्मन एक राउडर है, ठीक है। रेखीय बाह्य अभिगमित, इसका प्रतिपादन क्रियावस्तु अनुबंधन के सिद्धांत से 1954 में BF स्किनर ने दिया था। ये प्रक्षेपी विधियों, ठीक है, मतलब प्रोजेक्टर की विधियाँ हैं, उनके 2 का उदाहरण बताइए, ठीक है, तो उसके बारे में बताया है। रोसाध्यायी परीक्षण प्रासंगिक अंतर्गत ये आपको हो गया। और भाषा प्रयोगशाला लैंग्वेज लेबोरेटरी, ठीक है, उसके 4 आपको उपयोग लिखने हैं, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने बताया था, लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी, और शॉर्ट में आता है। उपयोग थोड़े से लिखना। OER को विस्तार से समझाइए, ये आपका 4 नंबर में भी क्वेश्चन था, OER, ठीक है, बहुत अच्छे से वहाँ पूछता है। तो क्या ओपन एजुकेशन रिसोर्स, मुक्त शैक्षिक साधन उन साधनों को इसमें जो निर्बाध रूप से ये सिंपल है, ठीक है। UGC रिपीटेड क्वेश्चन अभी मैंने पीछे बताया था, लगातार क्वेश्चन आ रहा है ये, ठीक है। ये हो गया दायित्व तो विश्वविद्यालय की, ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य क्षेत्र, ठीक है, ये आपका हो गया। अब अगला क्वेश्चन है शिक्षकों के व्यावसायिक विकास है। तो अभियुओं के ये प्रभुत्ववादी जनतंत्र आपका लॉन्ग में आता है, अभी मैंने वहाँ बताया था। प्रभुत्ववादी में ये सारा आएंगे, इनके सारे में जनतंत्रात्मक ये आएंगे, इनके बारे में लिखना है। समूह कार्य अभियुओं की 4 विशेषताएं, ये आपका हो गया। पुनर्बनन शिक्षण कौशल, ठीक है, रीइंफोर्समेंट स्किल ऑफ टीचिंग, तो इसके बारे में आपको लिखना है। ये पुनर्बनन छात्रों को प्रेरणा प्रदान करने का वह कला है जिसके माध्यम से शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बना सकता है, ठीक है, छात्रों द्वारा। रीइंफोर्समेंट, क्योंकि बच्चों को पुनर्बनन दिया जाता है ना, जिससे वो और भी आगे बढ़ सकता है, जब उसे अच्छा मिलेगा, अच्छा वो करेगा, ठीक है। पुनर्बनन के प्रकार, तो ये शाब्दिक हो गया, शाब्दिक हो गया। शाब्दिक में सकारात्मक नकारात्मक उसमें भी आते हैं आपके 4 प्रकार के होते हैं, ये मैंने बताया यहाँ पे। और इसके बाद में आपका आता है क्वेश्चन घटक हो गए CAI, ठीक है, कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन, ये ठीक, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन जिसे बोलते हैं। तो इसके 4 उपयोग लिखने हैं। स्वागत से अधिगम सॉफ्टवेयर प्रेरणा, अभी मैंने पीछे लॉन्ग में बताया था, आपका वहाँ से हो जाएगा। शिक्षा में इंटरनेट का उपयोग, इसके बारे में आपको लिखना है। इंटरनेट का इसका पहली बार, ठीक है, ये आपका हो गया, इसका उपयोग वगैरह। फिर आपका था सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण मैंने एक पढ़ाया हुआ, वरना मैं दोबारा पढ़ाऊंगा। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा, उसमें कुछ इतना नहीं है, ठीक है। शिक्षण के नाम पर लेखन कौशल के अवयव, अभी से यहाँ पर बताया था, उद्दीपन बताया था, वो वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। शिक्षण की स्मृति स्तर, स्मृति हो गया, बोध हो गया, स्मृति स्तर की विशेषताएँ तत्व, ये सारा का साकी प्रोग्राम, ये आपका हो गया। अन्वेषण, ठीक है, व्यूह रचना, ये आपका लॉन्ग में भी आता है। उद्दीपक परिवर्तन हो गया आपका, ठीक है। अब ये देख रहे हैं यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पेपर दे दिए, 2016 के भी दिए हैं, 2017 के भी हैं, 2018 के भी, वो सारे के सारे मैंने इसमें दे दिए हैं, आप देख सकते हो। तो आज की यही थी वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर अभी तक भी आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप सर्च कर लीजिए राम क्लासेस फॉर BA, ठीक है, तो वहाँ से भी आ जाएगा। टेलीग्राम पे सर्च करते ही राम क्लासेस फॉर BA जैसे आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको EPC फाइल मिलेगी, लेसन प्लान मिलेंगे, असाइनमेंट फाइल मिलेगी, ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा। आप वहाँ जाकर देखिए, ज्वाइन करना या ना करना वो आपकी मर्जी, आप देख सकते हो जाके, ठीक है। तो ठीक है, यही थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।